थैंक यू। आहनी जाली के दरवाजे के पास खड़ा हुआ शख्स सोनिया का इंतजार कर रहा था कि वो करीब आएगी और दरवाजा खोलने की दरख्वास्त करेगी। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आई। फिर उसने अपने होंठों पर उंगली रख के खामोश रहने का इशारा किया। सोनिया का अंदाज ऐसा राजदाराना था कि वो शख्स उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। सोनिया ने अपने गिरेबान के पीछे से उस तय किए हुए कागज को निकाला और उसे खोलकर उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया। उसने उस कागज को एक बार देखा, फिर दूसरी बार सोनिया की तरफ नजर उठाई। सोनिया ने इशारे से कहा कि वो इस कागज की तहरीर को पढ़े। वो पढ़ने लगा। पहली बार पढ़ते हुए उसने नजरों को उठाकर सोनिया के चेहरे को गौर से देखा। फिर दूसरी बार पढ़ने लगा। दूसरी बार पढ़ने के दौरान उसने नजरें उठाकर सोनिया के कानों की तरफ देखा। वो अपने कानों में टॉप्स पहने हुए थी। फिर वो जल्दी जल्दी उस तहरीर को पढ़ता चला गया। इसके बाद वो वहां से पलटकर उस बॉक्सर के पास गया जो सोनिया से मुकाबला करने का मुंतजिर था। उसने कागज बॉक्सर के हवाले किया। बॉक्सर ने उसे पढ़ा। फिर वो कागज कराटे मास्टर के पास पहुंचाया गया। इसी तरह वो पांचों अफराद यके बाद दीगरे उस कागज की तहरीर को पढ़ते गए और सोनिया की तरफ देखते गए। फिर वो सब के सब आहनी दरवाजे के पास आए। दरवाजा खुल गया। इसके बाद वो पांचों अफराद सोनिया को अपने दरमियान लेकर बड़े इत्मीनान से, कोई लड़ाई झगड़ा किए बगैर, किसी आजमाइश से सोनिया को गुजारे बगैर उस कॉरिडोर से गुजारते हुए आखिरी दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। मैंने दिल ही दिल में सोनिया को बड़े प्यार से गाली दी। कमबख्त के दिमाग में मक्कारियां कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं उसके दिमाग से निकलकर सईद अहमद के दिमाग में पहुंचा। वो तमाम अफसरान दूसरे रास्ते से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उन्हें इत्मीनान था कि अभी सोनिया को मुकाबला करने में काफी देर लगेगी। वो जख्मों से चूर होकर अपने पैरों पर चलते हुए आखिरी दरवाजे से बाहर नहीं आ सकेगी। उसे दो आदमी उठाकर या घसीट कर लाएंगे। लेकिन उनके सोचने के दौरान ही एक मातियत तेजी से चलता हुआ उनके पास आया। फिर अदब से सलूट करने के बाद कहने लगा, जनाब, मादाम आपका इंतजार कर रही हैं। वो सब ठिठक गए। एक ऑफिसर ने हैरानी से पूछा, किस मादाम का जिक्र कर रहे हो? जनाब, वही मादाम सोनिया कह रही थी कि मैं जाकर आप लोगों को इतला दे दूं। वो खैरियत से आखिरी दरवाजा पार कर चुकी हैं। ये सुनते ही वो सब तेजी से चलते हुए उस आखिरी दरवाजे की तरफ जाने लगे। उधर सोनिया एक कुर्सी पर बैठी हुई तावीज वाले कागज को तय करते हुए इतना मुख्तसिर कर रही थी कि वो 5 पैसे से कुछ छोटा हो गया था। उस तय किए हुए कागज को उसने धागे से अच्छी तरह बांधकर उसे एक गोली की तरह बना लिया। फिर उस कराटे मास्टर के सामने पहुंचकर बोली, मैंने एक कराटे मास्टर को देखा है। वो हमला करने से पहले दोनों हाथों को इस तरह नचाने के बाद मुंह को यूं खोलता था और एक चीख मारता था। सोनिया ऐसा कहने के दौरान दोनों हाथों को नचाकर मुंह खोलकर बता रही थी कि वो मास्टर किस तरह चीखता है और अपने मुकाबिल को ललकारता है। फिर वो बोली, मास्टर, आप किस तरह अपने मुकाबिल को ललकारते हैं? कराटे मास्टर ने पैंतरा बदलकर दोनों हाथों का पोज बनाकर ललकारने के अंदाज में मुंह को खोला। उसी वक्त सोनिया ने कागज की वो गोली उसके मुंह में डाल दी। इससे पहले कि कराटे मास्टर कुछ समझता, सोनिया के एक जबरदस्त घूंसा उसकी ठोड़ी पर पड़ा। मुंह बंद हुआ। दूसरी बार आंख की आवाज के साथ मुंह खुला। तीसरी बार मुंह बंद हुआ और वो गोली हलक के नीचे उतर गई। सोनिया ने उसे कुछ समझने और संभलने का मौका ही ना दिया। मुसलसल कराटे के कई हाथ जमाए, 2-4 लातें भी जमाई। वो लड़खड़ाता हुआ पिछली दीवार से जाकर टकराया और बैठ गया। बॉक्सर ने फौरन ही मुक्केबाजी के लिए पोज बना लिया। सोनिया ने उसी वक्त एक फ्लाइंग किक मारी तो वो अपना पोज भूलकर लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। तीसरा वो शख्स था जिसे अपनी खंजर जनी पर नाज था, लेकिन वो खंजरों को कॉरिडोर में छोड़ाया था और खाली हाथों से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए वो एक तरफ तमाशाई बना खड़ा था और हैरानी से देख रहा था कि जो लड़की सीधी सादी सी नजर आ रही थी वो कितनी फुर्तीली है। कभी बॉक्सर की तरफ हमला करती थी, कभी कराटे मास्टर की खबर लेती थी। दोनों को संभलने का मौका नहीं दे रही थी। ऐसी तेजी, ऐसी फुर्ती उसने अपनी जिंदगी में अगर देखी भी होगी तो किसी औरत में नहीं देखी होगी। ये सब कुछ 1 मिनट में हुआ। दूसरे मिनट के आगाज में सोनिया अपने दोनों हाथ झाड़कर कुर्सी पर बैठ गई। एक तरफ कराटे मास्टर, दूसरी तरफ बॉक्सर जमीन पर पड़े हुए हाँप रहे थे और अपनी सांसें दुरुस्त कर रहे थे, अपनी चोटों को सहला रहे थे। उसी वक्त तमाम अफसरान वहां पहुंच गए। सईद अहमद ने सोनिया को बखैरियत इत्मीनान से बैठे देखकर खुशी से नारा लगाया, ब्रावो मादाम सोनिया, हेयर यू आर। तमाम अफसरान सोनिया को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसके जिस्म पर जख्म का नजर आना तो दूर की बात है, उसके लिबास पर एक शिकन भी नजर नहीं आ रही थी। साफ जाहिर था कि उसने किसी से मुकाबला नहीं किया है और बड़ी आसानी से कॉरिडोर को पार कर लिया है। इसके बरक्स कराटे मास्टर और बॉक्सर जख्मी नजर आ रहे थे। एक ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, जरा उन्हें देखें, क्या मरहम पट्टी की जरूरत है? फिर उसने सोनिया की तरफ बढ़ते हुए पूछा,
आखिर ये सब क्या है? आप कैसे बखैरियत कॉरिडोर से गुजर कर आईं? वो बोली, मैंने कहा था ना कि मेरे पास तावीज हो तो मैं फरहाद की टेलीपैथी पर भी भरोसा नहीं करती। तमाम ऑफिसर्स ने फिर एक बार चौंक कर सोनिया को देखा। कितनों ने ये सवालात किए, तावीज? आखिर वो तावीज क्या है, कहाँ है, जरा हमें भी दिखाओ। सोनिया ने कहा, अब वो तावीज कहाँ है? मैंने आपके आदमियों को घोल कर पिला दिया है। वो बड़ी मक्कारी से मुस्कुराने लगी, अपने सामने वालों को यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, मुझे देख लो, मुझे मान लो कि मैं सोनिया हूँ। सोने को परखने के लिए एक मखसूस कसौटी होती है। सोनिया को पहचानने के लिए उसकी मक्कारियों का मुजाहरा काफी है। कराटे मास्टर ने जमीन पर से उठते हुए कहा, यह झूठ कहती है, इसके पास कोई तावीज नहीं था। एक कागज था जिसे तय करके गोली बनाकर इसने मेरे मुंह में डाल दिया। एक ऑफिसर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर पूछा, कहाँ है वो कागज की गोली, हमें दिखाओ। मास्टर ने हिचकिचाते हुए ऑफिसर की तरफ देखा, फिर कहा, जनाब वो तो मैं निगल चुका हूँ। निगल गए? क्यों निगल गए? वो गोली क्या खाने की चीज थी? बॉक्सर ने कहा, नहीं जनाब। इस औरत ने कागज की गोली को मास्टर के मुंह में डालकर उनकी ठोड़ी पर एक ऐसा घूंसा रसीद किया कि वो हलक से नीचे उतर गई। ये बहुत चालाक है, ये मादाम सोनिया नहीं है। सईद अहमद ने सख्ती से कहा, मैं मादाम सोनिया की शान में यूं गुस्ताखी पसंद नहीं करूंगा। आइंदा इनके मुतल्लिक जिक्र करते हुए या इन्हें मुखातिब करते हुए मादाम कहा जाए। खंजर चलाने वाले माहिर ने कहा, जनाब ये तो मैं भी कहता हूँ, मादाम सोनिया नहीं है। एक ऑफिसर ने हाथ उठाकर कहा, तुम सब खामोश रहो, मैं तुमसे पूछता हूँ। उसने उस शख्स की तरफ इशारा किया जो कॉरिडोर का 5वां आदमी था और आखिरी दरवाजे पर खड़ा रहता था, जिसका दावा था कि कोई भी अपनी मक्कारी दिखाकर उसे आखिरी दरवाजे को खुलवा नहीं सकता। ऑफिसर ने पूछा, तुम अपनी जहानत और मक्कारियों का दावा करते हो, तुम बताओ क्या ये मादाम सोनिया नहीं है? अगर है तो ये किस तरह कॉरिडोर को पार कर गई? उस मक्कार शख्स ने सोनिया की तरफ देखते हुए बड़े अदब से कहा, जनाब मैं इनकी इज्जत करता हूँ, इन्होंने अपनी मक्काराना जहानत से ये साबित कर दिया कि यही मादाम सोनिया है। अब किस्सा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब ये कॉरिडोर के पहले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो इनके गले से बंधे हुए धागे में एक कागज लिपटा हुआ था जो तावीज की शक्ल में था। वो कागज खोलकर इन्होंने हमें बारी बारी पढ़ाया। उस कागज में लिखा था कि वो मादाम सोनिया नहीं है बल्कि यहूदियों की एक एजेंट है, लेकिन सोनिया से बहुत मुतासिर हैं और फरहाद की परिस्तार हैं। इसलिए सोनिया की तरफ से एक पैगाम लेकर आई हैं, लेकिन वो पैगाम अपनी जुबान से अदा नहीं कर सकती क्योंकि उनके कानों में जो टॉप्स हैं वो दरअसल एक बड़ी कुव्वत के माइक हैं। वो जो बातें यहाँ करेंगी वो तमाम बातें दुश्मनों तक नशर होती रहेंगी, इसलिए उनके सामने कोई बात ना की जाए बल्कि पैगाम को पढ़ लिया जाए। पैगाम ये था कि मादाम सोनिया को यहूदियों ने गवाह किया है और उन्हें मरी की पहाड़ियों की तरफ ले गई है। ये जो हमारे सामने मौजूद हैं ये यहूदियों के एक एजेंट हैं। ये जब तक सलामत रहेंगी और जब तक इनके कानों के टॉप्स के जरिए हमारी और उनकी आवाजें दुश्मनों को पहुंचती रहेंगी, उस वक्त तक सोनिया को भी जिंदा रखा जाएगा। अगर हम इन्हें हलाक कर देंगे तो सोनिया को भी हलाक कर दिया जाएगा। लिहाजा इस कॉरिडोर में मारपीट की आवाजें नहीं आनी चाहिए। उस कागज में आखिर में लिखा था कि हम अपने आला अफसर को एक तन्हाई में ले जाकर ये सारी बातें बता दें, फिर हमारा कोई ऑफिसर मादाम से तन्हाई में मिलेगा तो ये इसी तरह कागज पर लिख लिख कर हमारे ऑफिसर को सोनिया के तमाम हालात से आगाह करेंगी और दुश्मनों की सही निशानदेही भी करेंगी। जनाब ये इतनी अहम बात थी कि हम मुकाबला करना भूल गए और उस पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें अपने साथ लेकर उस दरवाजे से निकल आए। यहाँ आने के बाद इनकी मकारी का पता चला। इन्होंने उस कागज की गोली बनाकर सुपर मास्टर के मुंह में डाल दी और उन्हें निकलने पर मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने मास्टर और हमारे बॉक्सर पर जिस अंदाज में ताबड़तोड़ हमले किए हैं और जिस खूबसूरती से अपने लड़ने के फन का मुजाहरा किया है वो इस बात का सबूत है कि यही मादाम सोनिया है। जब उसकी बातें खत्म हुई तो एक ऑफिसर ने सोनिया की तरफ देखते हुए पूछा, मादाम ये सब क्या है? आप बताएं कि आपने ऐसी चाल क्यों चली? आपको तो मुकाबला करना चाहिए था और पॉइंट्स हासिल करने चाहिए थे। सोनिया ने जवाब दिया, मैं पॉइंट्स हासिल करके क्या करूंगी? मैंने इस कॉरिडोर में दाखिल होने से पहले इस आजमाइश का मकसद मालूम किया। आपने जवाब दिया कि आप अपने जवानों को आजमाते हैं कि मुसीबत को किस तरह टाला जाता है और किस तरह ज़हनी और जिस्मानी मशकों से इंसान पूरे हौसले के साथ गुजरता है। लेकिन मेरा अपना नजरिया है कि जब अकल काम आती है तो नादानों की तरह लड़ना झगड़ना और वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं। मैंने देखा कि कॉरिडोर में 5 आदमी हैं। मैं मास्टर और बॉक्सर से कॉरिडोर पार करने के बाद भी मुकाबला कर सकती हूँ। बाकी जो छुरेबाज है उससे मुकाबला करना बिल्कुल गैर जरूरी था। ख्वामखा अपनी तवानाई जाया करने की बात थी। उसे तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता था। बाकी 2 आदमी ऐसे थे जिनसे जिस्मानी मुकाबले की नौबत ना आती। उनसे जहानत आजमाना थी, सो मैंने जहानत को आजमा लिया। जब उस आखिरी दरवाजे से निकल आई तो कराटे मास्टर और बॉक्सर की हसरतें भी पूरी कर दी। अब आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं?
वो उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, वैसे मैं खुद इस मुल्क में यहूदियों से महाजराई के लिए आई हूँ। फरहाद ने लेडी सायरा बानो की हिफाजत मुझे सौंप दी है। अगर आप मुझे उस खुफिया फाइल की हिफाजत पर मामूर ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहूदियों से तो मुझे दो दो हाथ करने ही हैं। ये मुल्क फरहाद का है तो मेरा भी है। जो इस मुल्क के खिलाफ कोई तकरीबी कार्रवाई करेगा वो मेरे हाथों से बचकर नहीं निकलेगा। मैं इस आजमाइश से गुजरकर आप लोगों को एक नमूना दिखाना चाहती थी। मैं आजमाइश से ना गुजरती तो सिर्फ मेरी ही नहीं, फरहाद की भी सुबकी होती, और ये मुझे मंजूर ना था। बहरहाल अब आप लोग अपना फैसला सुनाएं। वो तमाम अफसरानों से बड़ी हैरत से देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक सीनियर अफसर ने करीब आकर बड़े प्यार से उसके दोनों शानों पर हाथ रखे, फिर उसे सर से पांव तक देखकर कहा, ये शलवार, ये कमीज, ये दुपट्टा मेरे मुल्क की बहनों और बेटियों का लिबास है। मेरी आरज़ू है कि ये लिबास पहनने वालियां तुम्हारी तरह ज़हीन, दिलेर और हौसलामंद हो जाएं। मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी कहता हूँ। सोनिया का हुलिया भी बदल गया था और हालात भी बदल गए थे। अब वो फरहाद के साथ रहने वाली आज़ाद सोनिया नहीं रही थी। उसे एक अहम मुल्की फर्ज सौंप दिया गया। एक बहुत ही सीक्रेट फाइल की हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। जिस इमारत में वो फाइल मौजूद थी उसके चारों तरफ इतना सख्त पहरा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन दौर जदीद के साइंस वालों ने आहनी दीवारों को भी गैर महफूज बना दिया था। सोनिया इन जदीद इजादात से बखूबी वाकिफ थी। इमारत में चंद खास लोगों के सिवा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी और उन पर भी वो कड़ी नजर रखती थी। वो अचानक इमारत में पहुंचकर देखती कि कोई अपने फर्ज से गाफिल तो नहीं है। इमारत में मौजूद चंद अहम शख्सियतों के सिवा किसी को टेलीफोन करने तक की इजाजत नहीं थी। सोनिया से इजाजत हासिल के बगैर कोई अपने बीवी बच्चों से भी फोन पर बात नहीं कर सकता था। फोन पर होने वाली तमाम गुफ्तगू सोनिया एक इंटरलिंक रिसीवर के जरिए सुनती रहती थी। मैं भी इस सिलसिले में सोनिया की मदद कर रहा था, उसे मालूमात फराहम कर रहा था कि इस इमारत से मुतल्लिक कौन शख्स अपना वक्त कहाँ गुजारता है, किन लोगों से मिलता है, उसके घर किस किस्म के लोगों की आमदोरफ्त है। सोनिया सारी मालूमात हासिल करके फर्दन फर्दन उन्हें अपने दफ्तर में तलब करती और उनके मामूलात की तफसील उनके सामने बयान करके उसकी तस्दीक चाहती तो वो हैरान रह जाते। इसका नतीजा ये हुआ कि इमारत में काम करने वाले तमाम लोग मोहतात और मुस्ताद रहने लगे। सोनिया इस इमारत के जिस हिस्से से गुजरती लोग उसे देखकर चौकन्ना हो जाते। हर शख्स खौफजदा रहता कि पता नहीं कब उसका मुहासबा हो जाए। सोनिया अब वर्दी में मलबूस रहती। वो अपने पास कभी रिवॉल्वर जैसे हथियार नहीं रखती थी, लेकिन अब दस्तूर के मुताबिक उसकी कमर से कारतूस की पेटी भी बंधी रहती थी और हॉलिस्टर में रिवॉल्वर भी मौजूद रहता। उसे रिहाइश के लिए सायरा बानो की अकामतगाह के करीब ही एक बंगला दे दिया गया। आमदोरफ्त के लिए एक जीप मखसूस थी। एक और जीप में उसके मुहाफिज हरदम चाकू चौबंद मौजूद रहते। इस नमूदा नुमाइश का मकसद ये था कि दुश्मनों को सोनिया के मुतल्लिक ये इल्म हो जाए कि अब वो रिकॉर्ड रूम की RMO बना दी गई है। एक सुबह वो सईद अहमद से मुलाकात करने जाने के लिए अपनी रिहाइशगाह से रवाना होने वाली थी। उसके मुहाफिज अपनी जीप में बैठे उसके बाहर निकलने के मुंतजिर थे कि मैंने सोनिया को मुखातिब करके कहा, हेलो सोनिया, कहाँ की तैयारी है? क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ और तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि अब दुश्मनों ने तुम्हें राह से हटाने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। वो कैसे? तुम्हारी जीप में एक टाइम बॉम्ब छुपा दिया गया है। तुम्हारी रिहाइशगाह से दफ्तर तक का सफर आधे घंटे का है और टाइम बॉम्ब में 15 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। और वो किस जगह रखा गया है? स्टीयरिंग सीट के नीचे। वो फौरन रिहाइशगाह से बाहर आई और अपनी जीप की तरफ बढ़ते हुए मुहाफिजों को अपने साथ आने का इशारा किया। जीप के पास पहुंचकर उसने एक मुहाफिज से कहा, स्टीयरिंग सीट के नीचे एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, उसे निकालकर उसका स्विच ऑफ कर दो। उसके हुक्म की तामील की गई। स्टीयरिंग सीट के नीचे बॉम्ब मौजूद था। मुहाफिज ने उसे निकालकर स्विच ऑफ कर दिया। एक मातहत ने हैरानी से पूछा, मादाम ये किसकी हरकत है? सोनिया ने स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, जिसकी भी हरकत है मैं उससे निमट लूंगी, चलो। वह सब अपनी जीप में जाकर बैठ गए और आगे पीछे उनकी गाड़ियां रवाना हो गईं। रास्ते में सोनिया ने मुझसे पूछा, फरहाद ये किसकी हरकत थी, मुझे बताओ। तुम्हारे रिकॉर्ड रूम में एक जूनियर ऑफिसर शमशेर अली है। पिछली रात उसे एक तहरीरी पैगाम के जरिए हदायत की गई थी कि वो किसी आदमी के जरिए सोनिया की जीप में टाइम बॉम्ब छुपा दे और उसके दफ्तर जाने के वक्त का हिसाब करके ब्लास्टिंग का वक्त मुकर्रर कर दे। सोनिया ने पूछा, तुमने शमशेर अली के दिमाग से ये नहीं मालूम किया कि वो तहरीर किसकी थी? ये भी मालूम कर चुका हूँ। वो पैगाम उसे लाहौर से मौसूल हुआ था। हाँ, शमशेर अली चंद दिन पहले लाहौर से ट्रांसफर होकर यहाँ आया है। उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक मुहिब्बे वतन और जिम्मेदार ऑफिसर है। रिकॉर्ड की तहरीरें बाज़-औक़ात धोखा भी दे देती हैं। वो यहाँ तन्हा रहता है, उसके बीवी बच्चे अमेरिका में हैं। बच्चे वहाँ आला तालीम हासिल करें और बीवी भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी है।
क्या एक जूनियर ऑफिसर अपने बीवी बच्चों को अमेरिका जैसे महंगे मुल्क में रखने का अहल हो सकता है? यकीनन उसकी आमदनी के खुफिया जराए भी हैं जिनका इल्म रिकॉर्ड तैयार करने वालों के पास नहीं है। शमशेर अली को वो तहरीरी हदायत किसने दी थी? जेम्स रॉबिन नामी गोल्फ के एक खिलाड़ी ने। वो लाहौर में रहते और वहीं शमशेर अली से उसके ताल्लुकात कायम हुए थे। दफ्तर की इमारत के सामने पहुंचकर सोनिया ने जीप रोक दी। उसे देखते ही सब अलर्ट हो गए। मुहाफिजों ने उसके लिए आखिरी गेट खोल दिया। वो जीप ड्राइव करती हुई अपने मुहाफिजों के साथ इमारत के मेन गेट के पास पहुंची और गाड़ी से उतरकर बावकार अंदाज में चलती इमारत में दाखिल हो गई। उसके कदम एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। शमशेर अली अपनी कुर्सी पर बैठा बज़ाहिर मेज पर झुका हुआ एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था, लेकिन उसके कान कॉरिडोर से उभरने वाली कदमों की आवाज पर लगे हुए थे। जब वो आवाज उसके दरवाजे के सामने आकर थम गई तो उसके दिल की धड़कनें भी रुकने लगी। मैं उसके दिमाग में मौजूद उसकी घबराहट से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने फौरन ही अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसका सेफ्टी कैच हटाया और उसे मेज पर रखी हुई फाइल के नीचे रख लिया ताकि सोनिया अगर दुश्मन बनकर आए तो फौरन ही उसका काम तमाम किया जा सके। कमरे का दरवाजा खुला और वो सोनिया को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। सोनिया ने उसे चुभती हुई नजरों से देखते हुए पूछा, क्या मुझे जिंदा देखकर तुम्हें मायूसी हो रही है? वो हिचकिचाते हुए बोला, आप क्या कह रही हैं मादाम? हमारी तो दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें। जो दुआ टाइम बॉम्ब की टिक टिक से मांगी गई थी वो मेरे पास महफूज है। शमशेर अली ने निहायत ही फुर्ती से फाइल के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और सोनिया का निशाना लेते हुए बोला, मैं जानता था फरहाद के जरिए तुम्हें उसका इल्म हो जाएगा। मैंने उस ब्लैक मेलर से इल्तिजा की थी कि ये काम मुझसे ना कराए, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि अगर तुम बॉम्ब से बच भी गई तो मेरे रिवॉल्वर से नहीं बच सकोगी। मैं मरते मरते भी तुम्हें मार डालूंगा। अचानक उसका लहजा बदल गया क्योंकि अब मैं उसकी जुबान से बोल रहा था, हेलो जाने मन, फिक्र ना करो, अब मैं बोल रहा हूँ। चलो रिसीवर उठाकर सईद अहमद को शमशेर अली के मुतल्लिक इतला दो। सोनिया ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। शमशेर अली रिवॉल्वर लिए चुपचाप खड़ा था। वो मेरी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता था। सोनिया ने सईद अहमद को इतला देने के बाद रिसीवर रखा और हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो बुरी तरह बौखलाकर कभी अपने खाली हाथों को और कभी सोनिया के हाथ में मौजूद अपने रिवॉल्वर को देख रहा था। सोनिया ने कहा, तुम मरते मरते भी मुझे मार डालना चाहते थे, मगर अब किस तरह ये ख्वाहिश पूरी कर सकोगे? क्या वो ब्लैक मेलर जिसके हाथों मजबूर होकर तुम अपने मुल्क को तबाह करने पर तुल गए थे, इस वक्त तुम्हारी मदद कर सकता है? सोनिया के मातहत दरवाजे के बाहर मौजूद थे। उसके हुक्म पर उन्होंने अंदर दाखिल होकर शमशेर अली को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद सईद अहमद और दूसरे अफसरान भी वहां पहुंच गए। शमशेर अली को एक अकूबत खाने में पहुंचा दिया गया। ये ऐसी जगह थी जहां बड़े बड़े सख्त, जहां मुजरिमों का पित्ता पानी हो जाता था और वो असलियत उगलने पर मजबूर हो जाते थे। वहां पहुंचकर शमशेर अली का हलक खुश्क होने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे उन मुजरिमों का अंजाम याद आने लगा जिन्हें उसने इस अकूबत खाने में अजियतें सहते देखा था। वो जानता था कि यहां से निकलकर दूसरा रास्ता कब्रिस्तान ही को जाता है। अजियतों से बचने के लिए उसने फौरन ही एतराफ कर लिया। उसने कहा, मैं एतराफ करता हूं कि मैं अपने मुल्क से गद्दारी करता रहा हूं, मगर मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। उससे सवाल किया गया, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें गद्दारी पर आमादा कर दिया? वो एक सर्द आह भर कर बोला, औरत आदमी को बहकने पर मजबूर कर देती है। मेरी बीवी बहुत हसीन है, मैं उसे बेहद चाहता हूं और उसकी कोई बात नहीं टाल सकता। हमारे मुल्क की अक्सर औरतों की तरह वो भी यही चाहती थी कि उसके पास कलर टीवी हो, नई मॉडल की एयर कंडीशनड कार हो, एक बंगला पाकिस्तान में और एक अमेरिका में हो, दुनिया के कई मुल्कों में उसका बैंक बैलेंस हो, जबकि मेरी आमदनी इसकी भी इजाजत नहीं देती थी कि मैं अपने मुल्क में भी अपना बैंक बैलेंस रख सकूं। मुझे अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करने के लिए मजबूरन मुल्क दुश्मन अनासिर का साथ देना पड़ा। वो लोग कौन है मैं अच्छी तरह नहीं जानता। अब तक मैंने सिर्फ जेम्स रॉबिन को देखा है जो गोल्फ का मशहूर खिलाड़ी है। मुझे उसी से तहरीरी हदायत मिलती हैं। एक अफसर ने कहा, तुम्हारे जैसे बीवियों के गुलाम बनकर बच्चों को मगरबी तालीम दिलाने की खातिर और बैरूनी ममालिक में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मुल्क से गद्दारी पर आमादा हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भयानक और इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। तुमने ये भी ना सोचा कि कभी पकड़े गए तो मार डाले जाओगे। तुम्हारी हसीन और जवान बीबी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर लेगी। तुम्हारी औलाद जिस मुल्क में भी रहेगी वो एक गद्दार बाप की औलाद कहलाएगी। क्या अमरीकी हुकूमत तुम्हारी औलाद पर एतमाद कर सकती है या पाकिस्तान में उन्हें अच्छी नजरों से देखा जा सकता है? कभी नहीं। तुमने सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपने मुल्क को बेचना चाहा था।
अब तुम्हारी जिंदगी मौत के हाथों बिक जाएगी। शमशेर अली को चुपचाप एक काल कोठरी में पहुंचा दिया गया। वो चाहते थे कि शमशेर अली की गद्दारी कलम स्टाफ के दूसरे लोगों को ना हो, और सोनिया लाहौर जाकर वहां की इंतजामिया के ताउन से जेम्स रॉबिन तक पहुंचने की कोशिश करे। अगर शमशेर अली की गिरफ्तारी की खबर आम हो जाती तो जेम्स रॉबिन होशियार हो जाता और ऐसी सूरत में वो मुल्क से फरार यूरोपोश हो सकता था। लाहौर ऑफिस को इतला दे दी गई थी कि मादाम सोनिया वहां पहुंचने वाली हैं, लेकिन उनकी आमद से पहले ही जेम्स रॉबिन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। सोनिया दोपहर की फ्लाइट से लाहौर जाने वाली थी। सायरा बानो ने कहा, बेटी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वहां मरजाना के अंकल रहते हैं, तुम वहीं मेरे साथ क्याम करना, मैं तुम्हें लाहौर की सैर कराऊंगी। सायरा बानो की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सोनिया पर थी। उसने सोचा अगर वो सायरा बानो को छोड़कर लाहौर चली गई और दुश्मनों ने उसकी गैर मौजूदगी में उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो मरजाना को क्या जवाब देगी। इस ख्याल से वो सायरा बानो को भी अपने साथ लाहौर ले जाने पर रजामंद हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर एक आला अफसर ने सोनिया का इस्तकबाल किया और उसे ये मायूस कुन खबर सुनाई कि गोल्फ का खिलाड़ी जेम्स रॉबिन गायब है। वो गुलबर्ग की एक कोठी में किराए पर रहता था। कोठी की तलाशी ले ली गई है। वहां उसका तमाम सामान मौजूद है, मगर सामान में ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकी जिससे उसका कोई सुराग मिल सकता। सोनिया ने कहा, जेम्स रॉबिन जिन लोगों से मिलता था, जिन हल्के में उठता बैठता था, उन तमाम अफराद की फहरिस्त तैयार करके उनसे मालूम किया जाए। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मादाम हम यही कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए। इंशाल्लाह कल सुबह तक कुछ न कुछ नतीजा निकल आएगा। वो सायरा बानो के साथ सीधी मरजाना के अंकल की रिहाइशगाह पहुंची और वर्दी उतारकर एक सीधी सादी मशरकी दोशीजा बन गई। यहाँ सायरा बानो और ताहिरा बानो के बहुत से रिश्तेदार भी थे जो उससे बहुत मुतासिर थे। वो मेरे और उसके मुतल्लिक तरह तरह के सवालात करते रहे। सोनिया मुख्तसरन जवाब देती रही। चाय वगैरह से फारिग होने के बाद सोनिया उन लोगों से पीछा छुड़ाकर सायरा बानो के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। मैंने सोनिया से कहा, अब तो तुम्हें कल ही सुबह जेम्स रॉबिन के मुतल्लिक कुछ इतला मिलेगी। मुझे इजाजत दो ताकि दूसरे लोगों की भी खबरगिरी कर सकूं। उसे रुखसत होकर मैं दिमागी तौर पर प्राण बसेरा में हाजिर हो गया। प्राण बसेरा उस छोटे से खूबसूरत से कॉटेज का नाम था जिसे प्राण प्रेमी ने एक ऐसी जगह तामीर कराया था जहां वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों वगैरह से दूर तन्हाई में कुछ वक्त गुजार सके। चूंकि मैं प्राण प्रेमी के रूप में था, इसलिए मुझे भी उस कॉटेज से इस्तेफादा करने की सहूलत हासिल थी। मैं चंद लम्हों तक एक सोफे पर खामोश बैठा रहा, फिर रसवंती से राब्ता कायम किया। कई माह गुजर चुके थे, वो जल्द ही मां बनने वाली थी। इन दिनों वो योगा की हल्की फुल्की मशकें कर रही थी। कभी खड़ी होकर, कभी चारों शाने चित लेटकर जरा जरा सी देर के लिए सांस रोकती, फिर सांसें लेने लगती थी। दूसरे लफ्जों में वो बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही योगा से मुतारिफ करा रही थी। मैं उससे बातें करता रहा। वो बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी काफी अच्छी थी। समुद्र का साहिल वहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर था और वो अक्सर कार के जरिए वहां चहलकदमी के लिए जाती रहती थी। गुलाम ने एक खूबसूरत सी झील के सामने उसके लिए एक निहायत ही खूबसूरत सा कॉटेज तामीर कराया था। झील के आसपास जो लोग आबाद थे वो सब गुलाम के ताबेदार थे। उनमें से बहुत से मुसलमान भी थे। रसवंती के कॉटेज के करीब ही एक छोटी सी मस्जिद भी तामीर की जा रही थी। गोया गुलाम मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसके लिए इस्लामी माहौल पैदा कर रहा था। मैं तकरीबन 1 घंटे तक ख्याल ख्वानी के जरिए रसवंती को बहलाता रहा। फिर उसे रुखसत होकर मरजाना के पास पहुंच गया। वो और डियर जमाल एसआई बाप बेटी की हैसियत से एक किराए के कॉटेज में रह रहे थे। मरजाना वहां मिस मारिया कहलाती थी। उसका इलाज जारी था। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो सोनिया के मुतल्लिक सोच रही थी। वो सोनिया को दीवानगी की हद तक चाहती थी और मजबूरन ये आरजी जुदाई कबूल कर रही थी, क्योंकि इस जुदाई के नतीजे में उसमें जो तब्दीली आने वाली थी वो बड़ी दिलफरेब थी। इस तब्दीली के बाद वो हमेशा के लिए सोनिया को हासिल करने के ख्वाब देख रही थी और अभी से उसे अपनी मलकियत तसव्वुर करने लगी थी। मैंने उसके दिमाग में छुपकर उसे समझाना चाहा, सोनिया फरहाद के सिवा किसी की नहीं हो सकेगी। बेशक वो मरजाना को भी जान से ज्यादा चाहती है, लेकिन मोहब्बत में जान की नहीं दिल की अहमियत होती है और वो दिल फरहाद को पेश कर चुकी है। मरजाना के लिए सिर्फ जान रह गई है और मरजाना उसकी जान लेना नहीं, उस पर जान कुर्बान कर देना चाहती थी। मैंने उसे मुखातिब करना चाहा, मगर उसी वक्त डियर जमाल की आवाज सुनाई दी। वो मरजाना से पूछ रहा था, बेटा क्या सोच रही हो? वो ख्यालों से चौंक कर बोली, कुछ नहीं पापा, मैं सोनिया के मुतल्लिक सोच रहा था। वो हंसते हुए बोला, जब देखो सोनिया के मुतल्लिक सोचती रहती हो बेटे। मोहब्बत अच्छी होती है मगर दीवानगी अच्छी नहीं होती। पापा आप मुझे बेटा कहकर बेटी की तरह मुखातिब करते हैं, गोया बैक वक्त बेटा भी समझते हैं और बेटी भी। तुम मेरी बेटी ही हो, मैं तुम्हें बेटा नहीं समझ रहा हूँ।
अच्छा, तो क्या मैं तब्दील नहीं हो रहा हूँ? क्या आप मेरी आवाज में तब्दीली महसूस नहीं कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी आवाज को महसूस कर सकता था, और अब मैंने तवज्जो दी तो मालूम हुआ कि उसकी आवाज तब्दील हो चुकी है। उसके लहजे में पहले जैसी नरमी मौजूद थी, लेकिन उस नरमी में मर्दाना सख्ती भी शामिल हो गई थी। उसकी आवाज कदरे भारी हो गई थी। उसमें वो नुस्वानी तरन्नुम नहीं रहा था। डियर जमाल ने कहा, बेशक तुम तब्दील हो रही हो, तकरीबन हो चुकी हो, लेकिन अभी मेरा ज़हन इसे कबूल करने पर आमादा नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें लड़की समझकर इसी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। मरजाना ने कहा, डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि मेरे साथ लड़कों जैसा रवैया रखा जाए ताकि मुझ पर नफ्सियाती असर भी पड़ता रहे, लिहाजा आप मुझे लड़का समझकर ही मुखातिब किया करें। उसने हंसते हुए कहा, चलो बेटे, तुम तब्दील हो चुके हो और मैं इस बात को तस्लीम करके आज से तुम्हें बेटों की तरह मुखातिब किया करूंगा। थैंक यू पापा। जब आपने मुझे बेटा समझ लिया है तो ये भी देखिए कि ये नौजवानी की उम्र है। अगर मैं सोनिया से इश्क करता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? मरजाना, इश्क में बुराई नहीं है, मगर मरजाना ने उसकी बात काट कर कहा, यह मरजाना क्या होता है? जब आपने मुझे बेटा तस्लीम कर लिया तो बेटी के नाम से क्यों मुखातिब कर रही हैं? भाई, नाम भी बदल जाएगा। अब मैं तुम्हारी अम्मी को खत लिख कर उनसे मशवरा करूंगा कि तुम्हारा नाम क्या रखा जाए। मैं अपने लिए जो नाम तजवीज करूंगी वो अम्मी को जरूर पसंद आएगा। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? क्या तुमने कोई नाम तजवीज किया है? बहुत से नाम सोचे हैं, लेकिन कोई जच नहीं रहा। देखो बेटे, तुम अपने वालिद नवाब सलामत अली के नाम की मुनासबत से अपना नाम नवाब करामत अली या नवाब रहमत अली रख लो। जाने दीजिए पापा, आप मुझे 100 साल पीछे ले जा रहे हैं। कोई मॉडर्न किस्म का नाम बताइए, ऐसा कि सोनिया मुझे मुखातिब करे तो उसके तखातुब में भी बेइंतहा मोहब्बत रची हो। डियर जमाल ने हंसते हुए कहा, तो फिर अपना नाम मोहब्बत खान रख लो। आप मजाक ना उड़ाएं, मैं ऐसा नाम चाहता हूं जैसा आपका है, डियर जमाल। अम्मी जब डियर कहती होंगी तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। वो झीम कर बोला, शरीर कहेंगी। कहीं नहीं, कहीं का। ओह सॉरी, तुम बहुत शरीर हो गए हो। अपनी अम्मी का मजाक उड़ा रहे हो? कभी नहीं। मुझे इससे इतनी खुशी होती है, इसके इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन अफसोस कि आप पुराने बुजुर्गों की तरह मेरी मोहब्बत पर एतराज कर रहे हैं। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। सोनिया और फरहाद का तमाम रिकॉर्ड हमारे सामने है। हम जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती हैं। सोनिया कभी फरहाद को छोड़कर तुम्हारी तरफ माइल नहीं हो सकती। फिर इस मोहब्बत और तलब का क्या फायदा? मरजाना ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहा, पापा, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तरफ मैं हाथ बढ़ाऊं और उसे हासिल न कर सकूं। ये जिद करने और बड़े बड़े दावे करने की उम्र है। जब जमाने की ऊंच नीच से गुजर कर तजुर्बा हासिल कर लोगे तो ये बात तुम्हारी समझ में आएगी कि बाज मामलात में दिल पर जबर करके रास्ता बदल लेने में ही आफियत है। आप समझते हैं कि मैं फरहाद और सोनिया की राह में हायल हो रहा हूँ? पापा, मेरी मोहब्बत में सोनिया की भलाई है। आपको शायद फरहाद के मुतल्लिक ज्यादा इल्म नहीं है। फरहाद एक तो रसवंती से शादी कर चुका है, दूसरा ये कि वो सोनिया से दूर दूर रहता है। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि वो सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहता है? ऐसे में अगर मैं सोनिया को भरपूर मोहब्बत दूंगा, उसके जख्मी दिल पर मरहम रखूंगा, तो क्या वो फरहाद को भूलकर मेरी नहीं बन जाएगी? औरत मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत चाहती है, सोनिया भी यही चाहती होगी, और जब उसे मेरी मोहब्बत मिलेगी तो वो सब कुछ भूलकर मेरी हो जाएगी। और फरहाद फरहाद मुझे बहुत चाहता है। मैं उससे इल्तिजा करूंगा, उसे एहसास दिलाऊंगा कि वो सोनिया जैसी हसीन, ज़हीन और दिलेर औरत की नाकदरी कर रहा है। उसे उसकी जरूरत नहीं है तो उसे मेरे लिए छोड़ दे। डियर जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, जिसे तुम नाकदरी कह रहे हो वही हद से बड़ी हुई कदरदानी है। तुम फरहाद और सोनिया के दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि वो दूर रहकर भी एक दूसरे को किस कदर चाहते हैं। मोहब्बत करने वाले बाज़-औक़ात एक दूसरे से इस तरह लड़ते झगड़ते हैं कि उनकी मोहब्बत पर नफरत का गुमान होने लगता है। लेकिन वो बज़ाहिर जितने दूर दूर नजर आते हैं, उनके दिल उतने ही करीब और एक दूसरे की मोहब्बत से लिबरेज होती हैं। सोनिया और फरहाद का मामला भी ऐसा ही हो सकता है। आप इस सिलसिले में कोई भी राय रखते हो? बहरहाल मैं एक बात जानता हूँ कि मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ सोनिया के लिए है। अगर फरहाद ने मेरी बात ना मानी और वो मेरे रास्ते की दीवार बना तो मैं सोनिया को लेकर इतनी दूर भाग जाऊंगा जहां फरहाद कभी ना पहुंच सकेगा। बेटे, जरा अक्ल से काम लो। फरहाद की नजरों से तो तुम भाग सकते हो, मगर उसकी टेलीपैथी से भागकर कहाँ जाओगे? मरजाना ने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, फरहाद की टेलीपैथी भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। मैं सोनिया के साथ मौत की आगोश में चला जाऊंगा। डियर जमाल ने परेशान होकर कहा, बेटे, ये कैसी दीवानगी की बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में मरने की बातें नहीं करते। पापा, वो मोहब्बत ही क्या जो मौत से डर जाए।
आप देखिए, मैं फरहाद की टेलीपैथी से लड़ता भिड़ता आग के दरिया से गुजरकर एक दिन सोनिया तक पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं सोनिया को हासिल नहीं कर लूंगा मुझे मौत भी नहीं आएगी। वो उठकर खड़ी हो गई। डियर जमाल सोच रहा था, बेवकूफ बहुत ही नासमझ है। इसे समझा बुझाकर राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मैं सायरा बानो से भी कहूंगा कि किसी तरह इसे अपने इरादों से बाज रखने की कोशिश करें। वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। डियर जमाल ने उसे मुखातिब किया, बेटे नाम का मसला तो रह ही गया, तुमने बताया नहीं कि तुम अपना नाम क्या रखना चाहती हो। मरजाना ने पलट कर कहा, जाने मन। ये क्या नाम हुआ? जब डियर जमाल नाम हो सकता है तो जाने मन क्यों नहीं हो सकता? जब सोनिया मुझे जाने मन कहेगी तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। बेटे ये कोई नाम नहीं है, ये नाम किसी को पसंद नहीं आएगा। पापा मेरा लड़की से लड़की बनना भी शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए, और मेरा सोनिया से मोहब्बत करना भी बहुत सौ को बुरा लगेगा, मगर मेरा नाम, मेरी शख्सियत, मेरा जीना और मरना सब कुछ सोनिया के लिए है। वो मुझे जाने मन कहेगी तो मुझे किसी की पसंद और नापसंद की परवाह नहीं रहेगी। डियर जमाल ने गहरी सांस लेकर कहा, सोनिया को दुनिया में एक ही नाम पसंद है और वो है फरहाद। तुम अपना नाम सोनिया से पूछ कर रखो, वो जो नाम तजवीज करेगी उसमें मोहब्बत और अपनाइयत होगी, और तुम्हें सारी जिंदगी खुशी रहेगी कि तुम सोनिया के तजवीज करदा नाम से पुकारे जा रहे हो। मरजाना ने आगे बढ़कर डियर जमाल का हाथ थामकर उससे मुसाफिया करते हुए कहा, वाह पापा क्या तदबीर बताई है। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि मुझे इस सिलसिले में सोनिया से मशवरा करना चाहिए। मैं एक कैसेट में अपने दिली जज्बात रिकॉर्ड करके सोनिया के पास भेज देता हूँ। वो रिकॉर्डर के जरिए मेरी आवाज सुनकर हैरान रह जाएगी कि मैं कितना बदल गया हूँ। फिर उसके ख्यालों से मरजाना मिट जाएगी और जाने मन उसके दिमाग में तलू हो जाएगा। तुम्हारी बदली हुई आवाज सुनकर वो तस्लीम करने से इनकार कर सकती है कि तुम मरजाना ही हो। पापा उस कैसेट में आपकी आवाज भी होगी। आप उसे यकीन दिलाएंगे कि मैं मरजाना ही हूँ। ठीक है, तुम आज रात कैसेट तैयार करो, कल हम वो कैसेट सोनिया के पास भेज देंगे। वो खुश होकर बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद करके उसने लाइट ऑन की और आईने में अपना जायजा लेने लगी। उसने चेहरे पर हाथ फेर कर देखा और वहां हल्की हल्की सख्ती आ गई थी, मूंछों की जगह और थोड़ी पर। यूं तो पहले ही हल्का हल्का सुनहरापन झलकने लगा था, मगर अब नुमाया तौर पर कहीं कहीं मर्दानगी की फसल उगती हुई नजर आ रही थी। वहां डियर जमाल का शेविंग का सामान रखा हुआ था। उसने शेविंग स्टिक खोलकर उसमें ब्लेड रखा और अपने चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाकर ब्रश से साबुन के झाग बनाने लगी। अगरचे दाढ़ी मूंछों की जगह कहीं कहीं बराए नाम नन्हे से रेशम जैसे बाल नजर आते थे। शेविंग की कतई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए अपने चेहरे पर ब्लेड फेर रही थी कि फसल और घनी हो जाए। सोनिया ने एक बार उसे बताया था कि फरहाद की बड़ी हुई शेव बड़ी भली लगती है। यूं लगता है जैसे फूल को अपने प्यार भरे कांटों का रिश्ता मिल गया हो। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो जाने मन। मेरी सोच को महसूस करते ही वो चौंक गई और मुस्कुराकर बोली, हेलो फरहाद, तुम कब से मेरे दिमाग में हो? जब से तुम्हारे जज्बात मचल रहे हैं। मैंने तुम्हारी और डियर जमाल की गुफ्तगू सुनी है। ये तो बड़ी गलत बात है कि तुम बगैर इतला दिए इस दिमाग में घुस आते हो। जो लोग गलत बातें सोचते या गलत राह पर चलते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनकी सोच पढ़कर उनकी गुमराही को समझ सके। मैं कौन सी गुमराही की तरफ माइल हूँ? सोनिया को तुम जिस राह पर ले जाना चाहती हो वो उस राह पर नहीं जा सकती। तुम उसे रोकोगे तो शायद ना जा सके। मोहब्बत करने वालों की राह कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम सोनिया को मेरी राह से नहीं भटका सकोगी। देखो जाने मन, अगरचे तुम्हारे ये नाम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें इसी नाम से मुखातिब कर रहा हूँ। तुम सोनिया से जरूर दरियाफ्त कर लेना कि वो तुम्हें किस नाम से मुखातिब करना चाहती है, और इसका फैसला सोनिया पर छोड़ दो कि वो तुम्हारी तरफ माइल होती है या नहीं। अगर वो तुम्हारी तरफ झुक गई तो मुझे दुख होगा, लेकिन सोनिया की खुशी और तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं उसका फैसला कबूल कर लूंगा। और अगर वो तुम्हें ठुकरा दे तो तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। क्या ये बात इंसाफ की नहीं है? हाँ, और मुझे यकीन है सोनिया मेरे हक में फैसला देगी, क्योंकि तुम्हारी तरफ से उसे नाकदरी के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी मोहब्बत पाकर वो तुम्हें मुस्तरद कर देगी, बशर्ते कि तुम इस दौरान उसे ना भड़काओ। और इलाज मुकम्मल होने के बाद मुझे कुछ अरसे तक सोनिया के करीब रहने का मौका दो, फिर देख लेना कि जीत किसकी होती है। मैं तुम्हारे साथ हर तरह का ताउन करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सोनिया के नुक्ता नजर से तो अपना नाम जानेमन रख लिया। जब वो जानेमन कहेगी तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, लेकिन फरहाद के नुक्ता नजर के बारे में भी सोचा? जब मैं तुम्हें जानेमन कहकर पुकारूंगा तो तुम्हें कैसा एहसास होगा? वो पहले तो झींप गई, फिर ढिठाई से बोली, तुम अपने तौर पर जो चाहो सोच सकती हो,
लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं अपने इरादों में इतना सख्त हूं कि फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी मुझे ज़हनी अजियतें देने के बावजूद तोड़ नहीं सकती। मुझे सिर्फ सोनिया की मोहब्बत ही तोड़ सकती है। मैं उसके कदमों में ही बिखर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन क्या है। अभी इस पर बहस करना फजूल है। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं खामोश हो गया, मगर उसके दिमाग से नहीं निकला। वो शेव मुकम्मल करने के बाद अपने चेहरे पर हाथ फेरती और मुस्कुराती रही। मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, आह मरजाना, तुम कहाँ चली गई, कहाँ गुम हो गई? कुदरत ने तुम्हें जीते जी मार डाला और अब तुम्हारी खाक से एक नई शख्सियत जन्म ले रही है। मेरी दोस्त, मेरे दुख सुख की साथी मरजाना, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ और तुम्हारे अंदर से जो नई शख्सियत जन्म ले रही है उसे खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि हम हर रूप में अच्छे दोस्त बनकर रहें और दुश्मनी के रास्ते पर ना चलें। खुदा हाफिज मरजाना। मैंने आंखें खोल दी और अपनी जगह वापस आ गया। मेरे चारों तरफ प्राण बसेरा की ख्वाबगाह का सन्नाटा था। वो ख्वाबगाह मेरे लिए मखसूस थी। मुझे उसके दरो दीवार खामोश और उदास उदास से लग रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अभी मरजाना को कब्र में उतार कर आ रहा हूँ। मैं, सोनिया, रसवंती, सायरा बानो और डियर जमाल अब कभी मरजाना को नहीं पा सकेंगे। जिसे पाएंगे वो एक नया इंसान होगा, एक जिद्दी बच्चा जो सोनिया के लिए मचलता रहेगा। क्या टेलीफोन की घंटी चीख रही थी। मैं सोफे से उठकर बिस्तर के सिरे पर बैठ गया और रिसीवर उठाकर कहा, हेलो प्राण प्रेमी दिस एंड। दूसरी तरफ से मादाम रोजाना की आवाज सुनाई दी, हेलो फरहाद, तुम्हारे लिए एक जरूरी इतला है। ये शायद तुम्हारे लिए खुशखबरी भी साबित हो। आज मैंने एक इंतहाई हसीन लड़की को देखा है। वो हुस्न शबाब का ऐसा शाहकार है जिसे देखकर तुम यकीनन पागल हो जाओगे। मैंने बेजारी से पूछा, क्या तुमने यही खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है? आगे तो सुनो। उस हसीना का नाम रीना जलाल है। मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। रीना जलाल? तुम क्या कहना चाहती हो? क्या रीना का ताल्लुक जलाल बेग से है? बेशक, मैंने उसे एक कुमार खाने में देखा है। मैं तुम्हें उस कुमार खाने का पता बता देती हूँ। वो वहां बाकायदा आती है और मिसेज रीना जलाल के नाम से पहचानी जाती है। कैसीनो के दफ्तर में मुस्तकिल आने वालों के नाम और पते दर्ज हैं। मैंने अपने जराए से मालूमात हासिल की और रजिस्टर से उसका पूरा नाम और पता हासिल कर लिया है। मैं बता रही हूँ, तुम नोट करो। तुम जो कुछ बताओगी मेरे दिल पर नक्श होता रहेगा। बोलती रहो, रुको मत। बड़ी मुश्किल से तो एक दरवाजा दिखाई दिया है जिसे गुजरकर मैं जलाल बेग तक पहुंच सकता हूँ। नंबर 175, 12वीं गली, नैदर चिप्सी। जानते हो नैदर चिप्सी के मायने क्या हैं? दुनिया का आखिर। और तुम दुनिया की आखिरी हसीन तरीन लड़की से मिलने जाओगे। जरा होशियार रहना। काम की बात करो। उसके मुतल्लिक जो कुछ जानती हो एक एक बात मुझे बता दो। क्या तुम्हें यकीन है कि जलाल बेग ने रीना से शादी की होगी? हाँ, मैंने एक बार हशमत बेग के दिमाग को कुरीद कर जलाल बेग के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। जलाल बेग अपने बेटे के मुतल्लिक ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे ये मालूम है कि जलाल बेग किसी बहुत ही हसीन औरत के इश्क में गिरफ्तार है। हशमत बेग अपनी बहू को देखना चाहता था, लेकिन जलाल बेग ने मेरी टेलीपैथी के खौफ से उन्हें नहीं मिलने दिया और हशमत बेग आज तक रीना जलाल को नहीं देख सका। मुझे यकीन है कि रीना जलाल ही वो औरत है जिसके बारे में मुझे हशमत बेग के दिमाग ने बताया था। मादाम रोजाना ने कहा, अब गौर से सुनो। रीना जलाल पिछली रात कैसीनो में 1 लाख पाउंड हार कर गई है। मैंने अपनी तंजीम की चंद लड़कियों को उसके फ्लैट की तरफ भेजा था। वो लड़कियां अपाहिज बच्चों के लिए चंदा मांगने गई थी। उन्होंने देखा कि रीना जलाल कुछ झुंझलाई हुई थी। उसके दिमाग पर हार का असर था। मेरी हदायत के मुताबिक एक लड़की ने उसे कहा कि जुआ खेलने से पहले इंसान को अपनी तकदीर का हाल मालूम कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ लंदन में एक ऐसा नजूमिया जो हाथ की लकीरें देखकर मुस्तकबिल करीब की पेशनगोई कर सकता है। रीना ने कहा कि ये नजूमी सब फ्रॉड होती हैं। लड़की ने कहा, मगर वो ऐसा नहीं है, मैं उसका पता बताती हूँ। आप उसे मिलकर आजमा लें। जो पूछेंगे उसका आपको सही जवाब मिलेगा। वो आपका माजी हाल और मुस्तकबिल आपके सामने रख देगा। इसके बाद उस लड़की ने तुम्हारा पता बता दिया। तुम्हारा टेलीफोन नंबर भी रीना ने नोट कर लिया है। फिर वो चहक कर बोली, मुझे अपने दिल में जरा सी जगह दे दो तो मैं सोनिया से भी बड़े कारनामे अंजाम दे सकूंगी। तुम्हारे लिए जान से भी गुजर जाऊंगी। रोजाना, जान से गुजर जाना आसान है, लेकिन जहानत से काम लेना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारी जगह सोनिया होती तो जानती हो क्या करती? उसने पूछा, क्या करती? वो रीना जलाल को कभी प्राण प्रेमी का नाम और पता ना बताती।
वो किसी तरह रीना को घेर कर उसी कैसीनो में ले जाती जहां वो 1 लाख पाउंड हार चुकी है। फिर मुझे इतला देती। मैं अजनबी बनकर उसके सामने जाता और उसकी आंखों में झांक कर उसके दिमाग में उतर जाता। फिर सारा खेल आसान हो जाता। वो बोली, इतने पापड़ बेलने की जरूरत ही क्या है, मैंने कोई गलती नहीं की। देख लेना, वो तुम्हारे फोन नंबर पर तुमसे राब्ता कायम करेगी। ये तुम्हारी खुशफहमी है। मैं जलाल बेग को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। रीना उसके मशवरे और इजाजत के बगैर कभी किसी अजनबी से मुलाकात नहीं करेगी। जलाल बेग ने यकीनन सख्ती से ताकीद की होगी कि अगर वो उसकी बीवी बनकर रहना चाहती है तो किसी भी अजनबी से उसकी इजाजत के बगैर ना मिले। क्या कैसीनो में जुआ खेलने के दौरान वो अजनबियों से मिलती होगी? बेशक मिलती होगी, लेकिन जलाल बेग के आदमी उसके आसपास रहकर ये मालूम करते रहते होंगे कि कोई अजनबी रीना में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा। मेरी मालूमात के मुताबिक जलाल बेग बहुत ज्यादा मोहतात रहता है। रीना के फ्लैट में आराम व आसाइश की तमाम चीजें मौजूद होंगी, लेकिन टेलीफोन नहीं होगा ताकि कोई उसे फोन करके उसकी आवाज सुनने की कोशिश न करे। मादाम रोजाना ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, हाँ ये बात दुरुस्त है, वाकई उसके फ्लैट में टेलीफोन नहीं है। तुम में और सोनिया में यही फर्क है। आइंदा कभी खुद को सोनिया के तराजू में तोलने की कोशिश न करना। मैंने रिसीवर रख दिया। मुझे रोजाना पर गुस्सा आ रहा था। कम वक्त जब भी ये मालूम हो गया था कि रीना और जलाल बेग का क्या रिश्ता है, वो पहले मुझे इतला देती, लेकिन वो मुझ पर अपनी कारकर्दगी का रोब झाड़ने की कोशिश में मात खा गई थी। अब मैं बाहसियत प्राण प्रेमी उसकी तरफ नहीं जा सकता था। मुझे यकीन था कि रीना जलाल बेग से नजूमी प्राण प्रेमी का जिक्र जरूर करेगी, और अव्वल तो जलाल बेग प्राण प्रेमी की हकीकत से वाकिफ होगा। अगर ना भी हुआ तो उसका दिमाग मेरी तरफ जाएगा। वो मुझे ढूंढ निकालने के लिए अपने तमाम जराए इस्तेमाल कर डालेगा। मैं बेचैनी से टहलने लगा। मुझे रीना जलाल का पता मालूम हो गया था, मगर मौजूदा रूप में वहां जाना बेकार होता। मैं सोचता और बेचैनी से टहलता रहा। आखिर सोफे पर बैठकर मैंने लंदन के मास्टर न्यूमैन से दिमागी राब्ता कायम किया। हेलो मास्टर, मैं आपसे कोई मदद हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन मादाम रोजाना ने मेरा काम बिगाड़ दिया है, इसलिए आपकी जरूरत पेश आ गई है। मास्टर न्यूमैन ने कहा, फरहाद साहब हम आपके दोस्त हैं, हम चोरी छुपे आपकी हर तरह मदद करते रहेंगे, फरमाइए। मैंने मास्टर न्यूमैन को बताया कि रोजाना कारकर्दगी दिखाने की कोशिश में कहाँ गलती कर बैठी है। मास्टर न्यूमैन ने तायद करते हुए कहा, बेशक मादाम से गलती हो गई है, अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहता हूं कि अब प्राण प्रेमी का खोल उतार कर किसी ऐसे जवारी का रूप इख्तियार कर लूं जो लंदन में किसी हद तक मशहूर हो। उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड और ऐसे सबूत हों कि अगर जलाल बेग के आदमी मालूमात हासिल करें तो उन्हें किसी किस्म का शुबा ना हो सके। जनाब, मैं 10 मिनट के बाद आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं उसके दिमाग से निकल आया। 10 मिनट के बाद दोबारा राब्ता कायम करने पर मास्टर ने कहा, एक पता नोट कर लें, 150 पोकार्डली डब्ल्यू, आई हाइड 2545। इस इमारत पर शेर ए फ्लैट का बोर्ड लगा हुआ है। फ्लैट नंबर 4 का दरवाजा आपके लिए खुला होगा। वहां मेकअप का एक माहिर तमाम सामान के साथ मौजूद होगा, और वो नामवर जवारी भी मौजूद होगा जिसका रूप आप इख्तियार करेंगे। जवारी का नाम राइट एरोस है। वो मिस्टर राइट के नाम से मशहूर है और हमारी तंजीम का एक रुकन है। मिस्टर राइट दुबला पतला कैसीनो का एड सर्वेंट है और कैसीनो की तरफ से ताश की बाजी लगाते हैं। ये वही कैसीनो है जहां गुज़िश्ता रात रीना जलाल ने 1 लाख पाउंड हारे हैं। वो क्लब के बारे में तमाम जरूरी मालूमात फराहम कर देगा और आपके साथ हर तरह का ताउन करेगा। मैंने पूछा, प्राण प्रेमी की मौजूदा पोजीशन का क्या बनेगा? आप कॉटेज को लॉक करके चले जाएं। हम प्राण प्रेमी और सरला देवी को न्यूयॉर्क से वापस बुला लेंगे। मैंने उसी वक्त कॉटेज को छोड़ दिया। प्राण प्रेमी की गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं की। टैक्सी के जरिए मास्टर न्यूमैन के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वहां मेरा इंतजार हो रहा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही एक औरत ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। एक नौजवान ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, मैं राइट एरोस हूं, मुझे अच्छी तरह देख लीजिए और ये याद रखिए कि मैं बहुत कम बोलता हूं। ये बात आपके लिए मुफीद साबित होगी। आपको कैसीनो में ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। राइट कैसीनो का एक क्रो पेयर था। कैसीनो की तरफ से जवारी में शामिल होकर खेलने वालों को क्रो पेयर कहती हैं। उसने मुझे कैसीनो के मालिक, मैनेजर, मुलाजमीन और दूसरे क्रो पेयर्स के बारे में तमाम मालूमात फराहम की। मेकअप के दौरान वो मुझे अपनी आदत, मसरूफियात और अहबाब के बारे में बताता रहा। सब कुछ जानने के बाद मैंने उसे सवाल किया, मिसेज रीना जमाल नामी किसी औरत को जानते हो? मिसेज रीना जमाल, वो चंद लम्हे सोचकर बोला।
ایک انتہائی حسین و جمیل عورت جو 2 سال قبل ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ پہلی بار کسینو آئی تھی۔ لندن دنیا بھر میں قمار بازی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ امریکہ تک کے بڑے بڑے دولت مند جواری لاس ویگاس جانے کی بجائے جوا کھیلنے لندن آتے ہیں۔ سن 1960 کے بعد جب انگلینڈ میں جوئے کو قانونی تحفظ حاصل ہوا، یہاں بڑے بڑے کیسینو قائم ہوئے ہیں۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، مجھے قمار خانوں کے بارے میں نہیں، رینا جلال کے بارے میں بتاؤ۔ ابتدا میں وہ ایک کھیل کیئرمین ڈیفر سے دلچسپی رکھتی تھی، جبکہ میں دوسری میز پر ہوتا ہوں۔ چند ہفتے بعد ایک روز وہ میری میز پر آ گئی۔ پہلے دن میں نے اسے خاصی رقم جیتنے کا موقع فراہم کیا۔ جوئے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر میں رینا کو برابر چھوٹی چھوٹی رقمیں جیتنے کا موقع دیتا رہا، کیونکہ میں اسے کیسینو کا مستقل ممبر بنانا چاہتا تھا۔ آخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ہمارے کیسینو کی باقاعدہ ممبر بن گئی۔ رائٹ نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سلگانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہو؟ جی ہاں، جب میں تاش کی میز پر ہوتا ہوں تو ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگاتا رہتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ میں نے کہا، بڑی مشکل ہوگی۔ میں نے ایک عرصے سے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بہرحال تم رینا کے کھیلنے کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے۔ جی ہاں، جب ہار جیت ساتھ ساتھ چلتی رہی تو جواری ہار کو یاد نہیں رکھتا۔ ایک روز رینا نے مجھے بتایا کہ وہ اب تک 32,000 پاؤنڈ جیت چکی ہے۔ حالانکہ وہ ہارتی بھی رہی تھی، مگر اسے صرف اپنی جیت کا حساب یاد رہا۔ کل رات میں نے سارا حساب برابر کر دیا اور اس سے 1,00,000 پاؤنڈ جیت لیے۔ میں نے کہا، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے مقابل کے نفسیات سمجھتا رہتا ہوں اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ تم اپنے سامنے والے کھلاڑیوں سے کیسے جیت لیتے ہو؟ ہاتھ کی صفائی سے۔ کیسینو میں مجھ سے بہتر شارپر کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک کرو پلیئر کو اپنے مقابل کی نفسیات سے بھی واقف رہنا پڑتا ہے۔ جو لوگ جوا کھیلنے کے لیے قمار خانے کا رخ کرتے ہیں، میں ان کی نفسیات سے واقف ہوں۔ اس نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہنا شروع کیا، فرحات صاحب، جواری اس کلی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ قمار بازی کے اڈے منافع حاصل کرنے کے لیے قائم کیے جاتی ہیں۔ وہ دوسروں کو منافع حاصل کرنے کا موقع کیسے دے سکتی ہیں؟ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، سیمن روین کہتا ہے کہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کی توقع کیوں کی جائے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ جواری جان بوجھ کر تو نہیں ہارتے، مگر غیر شعوری طور پر ہار کر خود کو سزا دیتی ہیں۔ ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اذیت رساں ہوتی ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اذیت پسند ہوتے ہیں، خود ہار کر بھی ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ حسن نظر نہیں رکھتے، پھولوں کے حسن کو نہیں سمجھتے، تازہ ہوا میں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ قمار خانے کے گھٹے ہوئے ماحول میں سانس لینے آ جاتی ہیں۔ یا جو ذہین نہیں ہوتے، کتاب کی افادیت کو نہیں سمجھتے، اپنی ذہانت سے اپنی تقدیر سنوارنا نہیں جانتے، وہ تقدیر کا حال معلوم کرنے آ جاتی ہیں۔ قمار بازی صحت مند زندگی سے ایک دلچسپ فرار ہے۔ قمار بازی نقصان پہنچانے والی ایک فائدہ مند تفریح ہے۔ سیمن روین کہتا ہے، بعض جواریوں کو ہار کر ایک طرح کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اپنی قوت کو ضائع کر کے یا جیب سے دولت کو نکلتے دیکھ کر وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ جناب فرحات صاحب، میں نے ایک دولت مند بوڑھی عورت کو ہارنے کے بعد روتے دیکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب مجھے اچھا سبق مل گیا ہے، اب مجھ میں کبھی جوا کھیلنے کی تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ اب قمار خانے میں نہ دلچسپی ہے، نہ خوبصورتی اور نہ کشش۔ مجھے پہلے یہ خیال اس لیے نہیں آیا کہ میں مدہوش تھی۔ قمار بازی ایک نشہ ہے، ایک بیماری ہے جو زندگی بھر کی محنت سے جمع کی ہوئی تمام پونجی نچوڑ کر پیچھا چھوڑتی ہے۔ رائٹ ایروس بہت ہی نصیحت آمیز باتیں کر رہا تھا۔ میں اپنی داستان میں اس کی تمام باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شاید ان باتوں سے میرے ملک کے جواریوں کا کچھ بھلا ہو اور وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ میں رات کے 8 بجے تک رائٹ ایروس کا روپ اختیار کر چکا تھا اور رائٹ کسی دوسرے شخص کا میک اپ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر مجھ سے تعارف کرانے کے بعد کہا، جناب، یہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتا ہے، کیسینو میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ یوں بھی نئی جگہ پر آپ کو ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہوگی جو نئے ماحول میں آپ کی رہنمائی کرتا رہے۔ اس نے اپنی کار کی چابی مجھے دیتے ہوئے کہا، میں ٹھیک 8 بجے کیسینو پہنچ جاتا ہوں۔ اس وقت 8:20 ہو چکے ہیں۔ آپ اس اسسٹنٹ کے ساتھ جائیں، اپنے دیر سے پہنچنے کا کوئی بھی بہانہ کر دیں۔ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، کسی کا روب قبول نہیں کرتا۔ مالک بھی میرا بے حد خیال رکھتا ہے۔ میں اس کی کار میں 9 بجے ڈلائلہ کیسینو پہنچا۔ وہاں کے مالک اور منتظمین سے میرا سامنا ہوا، مگر میں نے رائٹ ایروس کے مزاج کے مطابق ان لوگوں سے بہت کم بات کی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ رینا جلال اکثر 10 بجے آتی ہے۔
और 1-2 बजे वापस जाती है। मैं उसका इंतजार करता रहा और अपने सामने मेज के गिर्द बैठे हुए खिलाड़ियों में से किसी को जिताता और किसी को हराता रहा। आप जानते हैं कि टेलीपैथी के जरिए किस तरह अपने मुकाबिल खिलाड़ियों के दिमागों में पहुंचकर मैं उनके पत्ते मालूम कर सकता हूं। मैंने वही चालें चली और कामयाबी से खेलता और खिलाता रहा। रात का 1 बज गया लेकिन रीना नहीं आई। मैंने खेल के दौरान मास्टर न्यूमैन से राब्ता कायम किया। हेलो मास्टर, मैं यहाँ राइट एरोस के रूप में जुआ खेल रहा हूँ, लेकिन जिसके लिए सब कुछ किया था वो अभी तक नहीं आई। जनाब, कल रात वो भारी रकम हार चुकी है, अभी उसका मातम करी होगी। शायद 1-2 रोज के बाद आए। वैसे मैं मालूमात हासिल करके थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप किसी वक्त भी मुझसे राब्ता कायम कर लें। 20 मिनट के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। जिस मेज पर मैं खिला रहा था वहां दूसरा क्रोपियर आ गया। मैं कैसीनो से निकलकर कार में जा बैठा। मेरा असिस्टेंट मेरे साथ मौजूद था। वो ड्राइविंग करने लगा। उसी वक्त अचानक मुझे ये ख्याल आया कि जलाल बेग ने रीना पर पाबंदी लगा दी होगी। अभी वो रीना को किसी से मिलने की इजाजत नहीं देगा और ना ही रीना के बंगले में किसी को आने का मौका देगा। ऐसी सूरत में मास्टर न्यूमैन वहां अपने आदमियों को भेजेगा तो वो जलाल बेग के आदमियों की नजरों में आ जाएंगे और उसका शुबा यकीन में बदल जाएगा कि रीना के जरिए उसे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। मैंने फौरन ही मास्टर न्यूमैन के दिमाग में झांक कर देखा तो उसकी जहानत पर बेहद खुशी हुई। उसने अपने किसी आदमी को इस काम पर मामूर करने के बजाय 2 आदमियों के साथ एक तरबियत याफ्ता कुत्ते को रीना के बंगले की तरफ रवाना किया था। कुत्ते के गले में जो पट्टा बंधा हुआ था उसमें ताकतवर ट्रांसमीटर का रिसीवर पोशीदा था। वो रिसीवर सिर्फ आवाज को गिरफ्त में लेकर दूसरे ट्रांसमीटर की तरफ नशर करता था और दूसरा ट्रांसमीटर मास्टर न्यूमैन के सामने रखा हुआ था। मैंने मास्टर को मुखातिब किया। उसने कहा, जनाब, मैं बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने एक कुत्ते को रीना के बंगले की तरफ रवाना किया है। मेरे आदमी कुत्ते को बंगले से जरा दूर छोड़ देंगे और बंगले की निशानदेही करेंगे। कुत्ता किसी तरह भी बंगले के अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर वहां रीना होगी तो यकीनन कुत्ते को देखकर कुछ कहेगी और मालूम करना चाहेगी कि ये कुत्ता किसका है और कहां से आया है। मैं रीना की आवाज उस ट्रांसमीटर के जरिए सुन लूंगा और आप वो आवाज मेरे दिमाग के जरिए सुनकर रीना का लुब लहजा ज़हन नशीन कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन तरीका है। मैंने खुश होकर कहा, मास्टर, आपकी जहानत का जवाब नहीं, मैं आपके दिमाग में मौजूद रहूंगा। ये कहकर मैं दिमागी तौर पर कार में वापस आया और असिस्टेंट से कहा, मैं इस वक्त मसरूफ हूं, तुम ड्राइव करो। अगर कहीं रुकना जरूरी हुआ तो ऐसी जगह रुकना जहां कोई मुखातिब ना करे और ना ही तुम मुझे मुखातिब करना। उसे हदायत देकर मैं फिर मास्टर के पास पहुंच गया। चंद लम्हों के बाद ही ट्रांसमीटर से आवाजें सुनाई देने लगी। कोई शख्स कह रहा था, अरे देखो ये कुत्ता कहां से आ गया है। एक दूसरी आवाज सुनाई दी, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर पहले वाली आवाज उभरी, ये दुम हिलाकर मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अब तक मैं उन दोनों के दिमाग में पहुंच गया था जो रीना के बंगले के अहाते में पहरेदार की हैसियत से मौजूद थे। यकीनन वो जलाल बेग के आदमी थे। उनके दिमाग से मैंने ये मालूम कर लिया कि रीना पर पाबंदी लगा दी गई है। वह बंगले से बाहर नहीं जा सकती और ना ही किसी अजनबी से बात कर सकती है। उस वक्त कुत्ता उनके सामने शरारतें कर रहा था। वह बंगले के दरवाजे तक दौड़ता हुआ जाता था। दस्तक देने के अंदाज में अपना अगला पांव उठाकर दरवाजे पर मारता था, फिर उसके पास से वापस आ जाता। वो लोग उसकी हरकतों से महफूज हो रहे थे। मैंने एक के दिमाग में कहा, शायद ये भूखा प्यासा है। उस शख्स ने अपने साथी से कहा, भूखा है तो क्या किया जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इतनी रात को मैडम से दरवाजा खुलवाकर इस कुत्ते को खाना खिलाएं। उसी वक्त अंदर से बहुत ही हल्की नुस्वानी आवाज सुनाई दी, दरवाजे पर कौन है। यह आवाज रीना की थी। वो अभी तक जाग रही थी और दरवाजे के पीछे किसी कमरे में मौजूद थी। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और नाकाबिले गिरफ्त थी। इस आवाज को दोबारा सुनने के लिए मैं उस शख्स के दिमाग में मौजूद रहा। वो शख्स दरवाजे के करीब पहुंचकर बोला, मैडम, एक कुत्ता कहीं से आ गया है और दरवाजे के पास ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे दस्तक दे रहा हो, बड़े अजीब तमाशे दिखा रहा है। वाकई अंदर से आवाज आई और इसके साथ ही दरवाजा खुल गया। मैं उस आदमी के दिमाग से समझ रहा था कि रीना खुले हुए दरवाजे में खड़ी कुत्ते को देख रही थी। कुत्ता बड़ा ही तरबियत याफ्ता था। वो कभी पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर चलने लगता और कभी उल्टी कलाबाजियां खाने लगता। रीना ने हंसते हुए कहा, वाकई ये तो बहुत ही दिलचस्प हरकतें कर रहा है। कहां से आया है, किसका है ये। मैंने रीना के दिमाग में जगह बना ली। कुत्ता उसकी तरफ मुंह उठाकर भौंक रहा था। वो बोली, अरे ये तो मेरी तरफ देखकर इस तरह भौंक रहा है जैसे इसकी मुझसे कोई दुश्मनी हो।
उसकी बात खत्म होते ही कुत्ते ने अपनी अगली दोनों टांगों को मोड़कर सर झुका लिया और दुम हिलाने लगा। रीना ने मुस्कुराकर कहा, कमाल है, अभी भौंक रहा था, अब दुम हिला रहे, इसे पकड़कर अंदर ले आओ। कुत्ता उछलकर दूर चला गया, जैसे उसने सुनकर समझ लिया हो। दोनों पहरेदार उसकी तरफ लपके। कुत्ता उनसे दूर भागने लगा। वो दोनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वो बंगले के अहाते को पार करके कहीं गायब हो गया। रीना ने आवाज देकर कहा, छोड़ो, जाने दो, दोबारा आए तो पकड़कर मेरे पास ले आना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने मास्टर न्यूमैन के पास पहुंचकर कहा, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रीना के दिमाग में पहुंच चुका हूं। आपके कुत्ते ने मेरे लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही जलाल बेग तक भी पहुंच जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं। मैं दिमागी तौर पर गाड़ी में हाजिर हो गया। राइट एरोस का असिस्टेंट कार ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा, मुझे राइट की रिहाइशगाह तक पहुंचा दो, अब मैं सोना चाहता हूं। उसने आगे जाकर गाड़ी दूसरी सड़क पर मोड़ दी। मैं फिर रीना के पास पहुंच गया। अब वो अपनी ख्वाबगाह में एक ईजल के सामने खड़ी थी। ईजल पर एक नामुकम्मल तस्वीर मौजूद थी। वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी और इस वक्त अपनी याददाश्त के सहारे जलाल बेग की तस्वीर बना रही थी। सादे कैनवस पर चेहरे का खाका बना हुआ था। अब वो इस खाके में रंग भरना चाहती थी। मैं बहुत इत्मीनान से उसके दिमाग को कुरीदने लगा। वो जलाल बेग की लाइल्मी में उसकी तस्वीर बना रही थी। जलाल बेग ने बड़े प्यार से उसे समझाया था, रेनी, अगर तुम चाहती हो कि फरहाद कभी मेरे दिमाग में ना पहुंचे और मैं तुम्हारे लिए जिंदा सलामत रहूं, तो मुझसे मेरी तस्वीर का मुतालबा न करना। रेनी ने उसके गले का हार बनते हुए कहा था, जब तुम नहीं होते हो तो मैं उदास हो जाती हूँ, तन्हाई में वक्त नहीं गुजरता। तुम्हारी तस्वीर सामने होगी तो दिल बहला रहेगा। तुम किसी काम में या तफरीह में मसरूफ रहकर भी दिल बहला सकती हो। अभी तो तुम सिर्फ तस्वीर ना मिलने पर एतराज कर रही हो। आइंदा मैं तुम्हें अपनी आवाज भी नहीं सुना सकूंगा। कभी तुम्हारे पास आऊंगा तो भी गूंगा बना रहूंगा। कोई जरूरी बात कहना भी होगी तो तहरीर के जरिए कहूंगा। इस बात को तकरीबन 11 माह गुजर चुके थे। इस वक्त रीना 11 माह पहले की बातें सोच रही थी। उसका दिमाग बता रहा था कि अब जब भी जलाल बेग आता है तो खामोश रहता है। वैसे उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करता है। उसके साथ ज्यादातर वक्त गुजारता है। जहां जाता है उसे अपने साथ ले जाता है। इन दिनों वो लंदन आया हुआ था और रीना को भी अपने साथ लाया था। यहां से किसी और मुल्क की तरफ जाएगा तो रीना को साथ लेकर जाएगा। वो इस हसीना का दीवाना था, लेकिन दीवानगी के आलम में भी उसे अपनी आवाज छुपाने का होश रहता था। मैंने रीना की सोच के जरिए सवाल किया, जाने अब वो कब आएगा। जवाब मिला, जब तक कोई जगह तब्दील नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। दिन को कुछ लड़कियां चंदा मांगने आई थी और मुझे किसी नजूमी प्राण प्रेमी से मिलने का मशवरा दे गई थी। इस वाक़े से जलाल बेग मोहतात हो गया। उसने बताया था कि प्राण प्रेमी सुपर मास्टर का आदमी है और ये कोई चाल हो सकती है, लिहाजा वो लंदन छोड़ देगा या रिहायशी जगह तब्दील कर देगा। उसके बाद ही मैं उससे मिल सकूंगी। उसकी सोच पढ़कर मुझे वक्ती तौर पर मायूसी हुई। अलबत्ता ये मालूम हो गया कि आज रात जलाल बेग रीना से नहीं मिलेगा। वैसे मैं रीना तक पहुंच ही गया था। अब किसी वक्त किसी दिन जलाल बेग तक भी पहुंच सकता था। राइट के असिस्टेंट ने मुझे उसकी रिहाइशगाह तक पहुंचा दिया। वो एक छोटा सा फ्लैट था। मास्टर न्यूमैन ने मेरे लिए कुछ रेडीमेड लिबास, एक जोड़ा जूता और दूसरा जरूरी सामान वहां पहुंचा दिया। मैं उस पर एक नजर डालकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह के 4 बज रहे थे मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने पहले मरजाना और डियर जमाल की खैरियत मालूम की। वो दोनों सो रहे थे। फिर सोनिया की खैरियत मालूम की। उस वक्त पाकिस्तान में दिन के 9 बजे होंगे, लेकिन अभी तक सोनिया सो रही थी। इसका मतलब था कि पिछली रात किसी वजह से वो जागती रही थी। मैंने रसवंती की भी खैरियत मालूम की। फिर हर तरफ से मुतमईन होकर 4 घंटे के लिए सो गया। नींद के दौरान मैंने बंद आंखों के पीछे एक शख्स को देखा जो मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते वक्त उसके दाएं तरफ के होंठ आपस में मिल गए थे, जबकि बाएं तरफ होंठ अलग थे। बड़ी मक्काराना मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट सिर्फ जलाल बेग की हो सकती थी। मेरी आंख खुल गई। 4 घंटे गुजर चुके थे। मैं बिस्तर पर चारों शाने चित लेटा हुआ छत को देखते हुए जहन पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि जिस शख्स को मैंने जलाल बेग के अंदाज में मुस्कुराते देखा था उसकी सूरत कैसी थी, नाक नक्शा कैसा था। जहन पर काफी जोर डालने के बावजूद उसका नाक नक्शा मेरे जहन में वाजे न हो सका। अक्सर ऐसा होता है कि नींद की हालत में हम जिसे देखते हैं जागने के बाद उसकी सूरत याद नहीं रहती। उस वक्त मेरे साथ यही हुआ था। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी दुश्मन को ख्वाब में देखा था। वो कम वक्त मेरे हवास पर छा गया था। ऐसी बात नहीं थी कि मैं उसे बहुत ही जबरदस्त और नाकाबिले शिकस्त समझता था।
उसकी जोर आवरी उसी वक्त थी जब तक वो मुझसे छुपा हुआ था। जिस दिन भी हत्थे चढ़ जाता मैं उसे हत्थे से उखाड़ देता। मैं लेटे ही लेटे रीना के पास पहुंच गया। वो सो रही थी। मैंने उसके ख्वाबीदा ज़हन को टटोल कर देखा। पता चला कि जलाल बेग उसके पास नहीं आया। वो सुबह तक उसका इंतजार करती रही थी और अब थक हार कर सो रही थी। मेरे और जलाल बेग के दरमियान आंख मचोली का खेल अब इख्तिताम के करीब था। वो अपने अंजाम से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वक्त भी अपने अंजाम को पहुंच सकता था। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। वो अभी तक सो रही थी। मैं 4 घंटे तक सोता रहा था। उसकी नींद को 5 घंटे हो रहे थे, फिर भी मैंने उसे बेदार नहीं किया। चुपचाप उसके दिमाग से गुज़िश्ता रात की मसरूफियात के बारे में मालूम करने लगा। मैंने सोनिया को उस वक्त छोड़ा था जब वो सायरा बानो के साथ शॉपिंग के लिए अनारकली की तरफ जा रही थी। शॉपिंग के दौरान एक बड़े जनरल स्टोर में बख्तावर से उसका सामना हो गया। बख्तावर ने सायरा बानो को देखते ही अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और आजिजी से कहा, गो मुझे सलाम करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हाथ जोड़ने से आजिजी और इनकसारी का इजहार होता है। मैं तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता, तुम एक अजीम औरत हो। सायरा बानो ने नागवारी से कहा, देखो बख्तावर, जो होना था हो चुका। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। अब कभी सामना हो तो कतरा कर निकल जाया करो, मुझे मुखातिब ना किया करो। ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे मुआफ करके मुझ पर और मेरे खानदान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सोनिया ने पूछा, आंटी ये कौन साहब हैं? सायरा बानो ने पूरी तरह सोनिया से उसका तारुफ करा दिया। सोनिया ने कहा, मरजाना ने मुझे इनके मुतल्लिक बताया था। वो फुर्सत के औकात में मुझे आपके और अपने तमाम हालात बताती रहती थी। सोनिया एकदम से चौंक कर चुप हो गई। बख्तावर को कुछ तवज्जो से देखने के बाद सायरा बानो से बोली, आंटी ये तो शाहीना के ससुर है ना? हाँ बेटी, अफसोस तो इसी बात का है कि फरहाद की बहन इसकी बहू है। ओ आंटी, फिर तो मैं शाहीना से जरूर मिलूंगी। बख्तावर ने खुश होकर कहा, बेटी खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं अभी तुम्हें शाहीना के पास ले चलूंगा। वो अपने फरहाद भाई जान को बहुत याद करती है। मगर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया? बख्तावर ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या फरहाद वाली सोनिया? सायरा बानो ने कहा, हाँ वही सोनिया। यूं समझो कि तुम्हारी बहू शाहीना की भाभी है। उसने आगे बढ़कर सोनिया के सामने भी हाथ जोड़ दिए, बेटी तुम भी मेरी बहू हो। मैं अब तुम्हें जरूर अपने यहाँ ले जाऊंगा, देखो इनकार न करना। इनकार करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। सोनिया ने हंसते हुए कहा, नहीं अंकल, शाहीना आपकी बहू है और आप हर हाल में मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हम जरूर आपके साथ चलेंगे, क्यों आंटी? सायरा बानो बख्तावर की सूरत देखना भी गवारा नहीं करती थी, लेकिन उन्हें मेरे और शाहीना के रिश्ते का भी ख्याल था। सोनिया ने मजबूर किया तो वो जाने के लिए राजी हो गई। बख्तावर ने अपने ड्राइवर को यह हदायत देकर पहले ही रवाना कर दिया कि वो घर जाकर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद की इत्तला दे दे, और खुद सायरा बानो की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई। सायरा बानो कार ड्राइव कर रही थी। रास्ते में बख्तावर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सायरा, मैं तुम्हारी शराफत और आला ज़र्फी को कभी नहीं भूल सकता। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम मेरे मुंह पर थूक सकती थी। मेरा जवान बेटा भी मुझे इस जिल्लत से नहीं बचा सकता था। मरजाना ने उसे बेबस कर दिया था। उस वक्त अगर तुम मेरे मुंह पर थूक देती तो मैं जिंदा न रहता। सोनिया ने कहा, मरजाना ने बताया था कि आंटी ने आपको मुआफ कर दिया था। बख्तावर ने सायरा बानो की तरफ अकीदत से देखते हुए कहा, मुझे फरहाद की टेलीपैथी राह रास्त पर ना ला सकी, मगर सायरा बानो की एक बात ने मुझे सीधी राह दिखा दी। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, बेशक अल्लाह ताला जिसके जरिए चाहता है हदायत देता है। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। तब सायरा ने मरजाना से कहा, बेटी देखो, इसकी बंद आंखों के पीछे से आंसू नहीं, थूक बह रहा है। जब ज़मीर किसी इंसान पर थूकता है तो उसकी आंखों से ज़मीर की थूकी हुई नफरत बहती है। हम नादान उसे आंसू समझते हैं। सोनिया ने तारीफ की, आंटी आपने वाकई बहुत अच्छी बात कही थी। ऐसी बातें दिल में उतर जाया करती हैं। बख्तावर ने कहा, हाँ बेटे, वो बात मेरे दिल में ऐसी उतरी कि मैं सचमुच इंसान बन गया हूँ। मैंने शराब छोड़ दी है, लोगों से बहुत कम मिलता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, दीनी किताबों का मुतालिया करता रहता हूँ और चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ कर दे। मुझे उम्मीद है कि जब सायरा जैसी अजीम खातून ने मुझे मुआफ कर दिया है तो अल्लाह ताला भी मुआफ कर देगा। सोनिया ने कहा, कभी कभी एक बदतरीन दुश्मन भी बेहतरीन दोस्त साबित होता है। जरूरी तो नहीं कि दुश्मन से इंतकाम ही लिया जाए।
बेहतर यह है कि उसकी गलतियों का एहसास दिला दिया जाए। अगर वो शरीफ और हसास होगा तो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। बख्तावर की कोठी में मौजूद लोग उनके मुंतजिर थे। गाड़ी की आवाज सुनकर बेगम बख्तावर बाहर आई, मगर सायरा बानो और सोनिया को देखकर ठिठक गई। वो उन्हें पहचानने की कोशिश करते हुए शौहर से बोली, मैं सोच रही थी पता नहीं आप किन मेहमानों को ला रही हैं, कुछ बताया तो होता। बख्तावर ने कहा, बेगम इनसे मिलो, ये सायरा बानो है, हमारी वो मोहसिना जिन्होंने गुमराही के रास्ते से हटाकर मुझे राह रास्त पर पहुंचा दिया। बेगम बख्तावर खुश होकर आगे बढ़ी और सायरा बानो के गले लगकर बोली, बहन आपने तो कमाल कर दिया। मैं 30 बरस तक इन्हें समझाती रही, अपनी मोहब्बत और औलाद के मुस्तकबिल का वास्ता देती रही, खुदा का खौफ दिलाती रही, लेकिन ये राह रास्त पर नहीं आए। आपने हमारे पूरे खानदान को तबाही से बचा लिया है। आइए अंदर तशरीफ लाइए। वो सब ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वहां मंसूर और उसकी बहन सलमा बैठी हुई थी। सायरा बानो को देखते ही मंसूर उछलकर खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, आप हमारे घर आई हैं। सायरा बानो ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, अब मुझे शर्मिंदा मत करो, जो हो चुका हम उसे भुला चुके हैं। उसी वक्त शाहीना भी अपने शौहर जुबैर के साथ वहां गई। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। बेगम बख्तावर ने सायरा बानो से उसका तारुफ कराया, बेटी शाहीना, मैं आज तुम्हारे लिए इतना शानदार तोहफा लाई हूं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जरा पहचानो तो, ये कौन है? बख्तावर ने सोनिया की तरफ इशारा करके कहा। शाहीना के साथ दूसरे अहले खाना भी सोनिया को सवालिया नजरों से देखने लगे। शाहीना ने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। बख्तावर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये तुम्हारे भाई फरहाद की सोनिया यानी तुम्हारी भाभी हैं। सोनिया बैक वक्त सबकी जुबान से निकला। वो सभी सोनिया को यूं देख रहे थे जैसे खिलाफे तवक्को कोई पसंदीदा चीज हाथ आ गई हो और अब उसे पा लेने का यकीन करने की कोशिश कर रही हूं। शाहीना सोनिया के पास आई। सोनिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। शाहीना ने उसके हाथ को थामकर उसे अच्छी तरह महसूस करते हुए बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पूछा, क्या सचमुच यकीन कर लूं कि मैं अपने भाईजान की सोनिया को देख रही हूं? सोनिया ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, हाँ मैं वही सोनिया हूं। शाहीना एकदम से गले लग गई, फिर एक सर्द आ भर कर बोली, भाईजान से सामना हुआ मगर मेरी आंखें उनकी सूरत नहीं देख सकी। वो किसी तारिक महमूद के रूप में थे। मैंने उनसे कहा था वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा पुरमुसर्रत दिन होगा जब मैं अपने भाईजान का असल चेहरा देखूंगी। उस रोज उनके सीने से लगकर मुझे बाप की शफीक मोहब्बत और माँ की ममता भरी आगोश का सुकून हासिल होगा। सोनिया ने उसे बड़े प्यार से थपकते हुए कहा, मुझे मालूम है फरहाद ने एक माँ की तरह परवरिश की है और एक बाप की तरह तुम्हें जमाने के सर्द गर्म से महफूज रखा है। वो मुबारक दिन जल्द ही आएगा जब तुम अपने भाईजान को उनके असली चेहरे के साथ देख सकोगी। सलमा भी आकर सोनिया से चिपक गई। वो बोली, अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे घर में आई हैं और हम आपको देख रहे हैं। हमने आपके मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है। वो दोनों सोनिया और सायरा बानो पर कुर्बान हो रही थी, बेइंतहा अपनायत और अकीदत का इजहार कर रही थी। तरह तरह के पुरतकल्लुफ और लजीज खाने दस्तरख्वान पर लगाए गए। खाने के बाद सोनिया और सायरा बानो ने जाने की इजाजत चाहिए। शाहीना ने कहा, नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, आज रात आप हमारे यहाँ रहें। सायरा बानो ने कहा, हमारी रिहाइश यहीं करीब ही है, घबराओ नहीं, हम कल सुबह फिर आ जाएंगे। शाहीना ने सोनिया के गले में बाहें डालकर कहा, भाभी मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आज मैं तमाम रात जागती रहूंगी, आपको भी जगाऊंगी, आपसे अपने भाईजान के मुतल्लिक बातें करूंगी। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम फरहाद की बहन हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती। ठीक है, आज रात तुम्हारे पास रहूंगी। मंसूर सायरा बानो को उनकी रिहाइशगाह तक पहुंचाने के लिए चला गया। वो सब ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते रहे। खूब दिलचस्प बातें होती रहीं। वक्त गुजरने का एहसास तक न हो सका। रात गए सलमा उठकर अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए बोली, भाभी मैं अभी आती हूँ। उसके जाने के थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजने लगी। जुबैर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, फिर रिसीवर सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपका फोन है। सोनिया ने रिसीवर हाथ में लेकर कहा, हेलो मैं सोनिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से किसी लड़की ने कराहते हुए कहा, सोनिया भाभी मैं सलमा बोल रही हूँ। सोनिया ने हैरानी से पूछा, सलमा? कौन सलमा? मैं शाहीना भाभी की नंद सलमा हूँ। मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। तुम कहाँ से बोल रही हो?
चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। ये लोग कहते हैं कि हमारी कोठी के पीछे 5वीं गली में E113 नंबर की कोठी है। आप वहां आ जाएं। अगर नहीं आएंगी तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम फिक्र न करो, मैं अभी आती हूं। सोनिया भाभी ये कहते हैं कि आपको तन्हा आना होगा, कोई साथ होगा तो? सोनिया ने कहा, मैं तन्हा आऊंगी। अगर वो मेरे दुश्मन है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि सोनिया अपने साथ फौज लेकर कभी नहीं चलती। उसके पास बैठे हुए बख्तावर के खानदान वाले उसकी बातें सुन रहे थे। उसने रिसीवर रखा तो जुबैर ने जल्दी से पूछा, क्या बात है? आपकी सलमा से बात कर रही थी? सोनिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कुछ लोग तुम्हारी बहन को उठा कर ले गए हैं। नहीं। जुबैर चीख मारकर उठा और सलमा के बेडरूम की तरफ दौड़ा। उसके पीछे बेगम बख्तावर और शाहीना भी थी। बेडरूम खाली था। कमरे का पिछला दरवाजा जो पाएं बाग की तरफ था खुला हुआ था। इसका मतलब यही था कि सलमा उसी रास्ते से ले जाई गई है। मंसूर गुस्से से तिल मिलाने लगा। यह किसकी जुर्रत है? कोई मेरी बहन को उठा कर ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोनिया ने कहा, ज्यादा जोश में मत आओ। जोश में आने से होश गुम हो जाता है और आदमी कायदे से कोई काम नहीं कर पाता। तुम मुझे अपनी कोठी के पीछे 5वीं गली तक पहुंचा दो। वहां E113 नंबर की कोठी में सलमा मौजूद है। लेकिन तुम मेरे साथ कोठी में नहीं जाओगे। दूर से कोठी दिखाकर वापस आ जाओगे। मैं तुम्हारी बहन को वापस ले आऊंगी। ये कैसे हो सकता है? मेरी गैरत का सवाल है। मेरी बहन को कुछ बदमाश उठा कर ले गए हैं और मैं चुपचाप घर वापस आ जाऊं? यह नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर जाओ और अपनी बहन की लाश उठा कर ले आओ। बेगम बख्तावर ने चीख कर कहा, नहीं बेटी, ऐसा ना कहो। सोनिया ने कहा, आपके साहबजादे यही चाहते हैं। अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हैं तो मंसूर को समझाएं। शाहीना, जुबैर और बेगम बख्तावर ने मंसूर को समझाया कि सलमा को वापस लाने के लिए सोनिया जा रही है। फिर डरने या फिक्र करने की क्या जरूरत है? बहरहाल मंसूर को मजबूर होना पड़ा। वो सोनिया के साथ कोठी से बाहर आया और उसे 5वीं गली की मतलूबा कोठी के करीब पहुंचा दिया। सोनिया ने उसका शाना थपक कर कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझ पर भरोसा करना और इस कोठी में दाखिल होने की कोशिश न करना, वरना सलमा के हक में बुरा होगा। जाओ, वापस चले जाओ। मंसूर ने उस पर एक नजर डाली। वो शलवार कुर्ते और दुपट्टे में मलबूस बिल्कुल मशरकी लड़की लग रही थी। उसे देखकर यकीन नहीं आता था कि ये वही खतरनाक सोनिया है जिसकी सारी दुनिया में शोहरत है। मंसूर सर झुकाए वापस चला गया। सोनिया छोटी सी सड़क को पार करके कोठी के सामने पहुंच गई। वो कोठी तकरीबन 3000 गज के प्लॉट पर तामीर की गई थी। उसके चारों तरफ नीम तारीकी थी। बाहर की बत्तियां रोशन नहीं थी। सोनिया ने बड़ी बेनियाजी से मेन गेट पर लगे कॉल बेल के बटन को दबा दिया। घंटी गालिबन बंगले के दूर उफ्तादा हिस्से में लगाई गई थी, क्योंकि बटन पुश करने के बाद घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। 1 मिनट तक कोई नहीं आया, ना ही इमारत के अंदर कहीं रोशनी नजर आई। उसने कॉल बेल का बटन मुसलसल दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद कदमों की मध्यम सी चाप सुनाई दी। कोई इधर आ रहा था। फिर बगैर आवाज के छोटा सा गेट खुल गया। उसके सामने एक ठिगने कद का उधेड़ उम्र से आफाम शख्स खड़ा हुआ था। सोनिया ने पूछा, सलमा कहाँ है? वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से उसे देखता रहा, फिर मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ हटकर उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। कोठी के अहाते में चारों तरफ तारीकी थी, लेकिन उस तारीकी में भी लंबे लंबे घने दरख्त नजर आ रहे थे। वो अहाते में दाखिल हो गई। सियाफाम शख्स उसके आगे आगे कोठी की तरफ बढ़ने लगा। सोनिया उसके पीछे चलती हुई बोली, क्या कोठी में बिजली नहीं है? उसने मुड़कर सोनिया की तरफ देखा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोला। सोनिया ने उससे फिर सवाल नहीं किया। वो जानती थी कि जो लोग उसे और फरहाद को पहचानते हैं वो अपनी जुबान नहीं खोलते। उनके सरों पर टेलीपैथी का भूत सवार रहता है। वो आगे आगे मुस्तादी से चलता हुआ मुख्तलिफ नीम तारीक राहदारियों से गुजरकर उसे एक ऐसे कमरे में ले आया। कमरा रोशन और गर्म था। ये किसी की ख्वाबगाह थी जिसे निहायत पुरतकल्लुफ अंदाज में सजाया गया था। फर्श पर दबीज सब्ज कालीन बिछा हुआ था। बंद खिड़कियों में उसी रंग के पर्दे लटक रहे थे। स्याह आबनूसी मसैरी के साइड टेबल पर एक स्याह रंग की बिल्ली आंखें बंद किए बैठी थी। ये बिल्ली आम बिल्लियों से जिसामत में काफी बड़ी और इतनी काली थी कि नीम तारीकी में नजर नहीं आ सकती थी। ऐसा मालूम होता था कि इस कमरे की सारी तारीकी सिमटकर बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर गई हो। कमरे के माहौल में एक अजीब सी भीनी भीनी दिल नवाज और जानलेवा किस्म की खुशबू महक रही थी। इस तिलिस्माती माहौल में पहली बार सियाफाम शख्स की आवाज सुनाई दी।
मादाम सोनिया, मैं इस यकीन के साथ अपनी आवाज सुना रहा हूं कि हमारे दरमियान इस वक्त मिस्टर फरहाद मौजूद नहीं है। वो होते तो तुम्हें यहां ना आने देते। पहले सलमा के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर लेते कि उनकी लाडली बहन की नांद इस वक्त कहां और किस साल में है। सोनिया ने पूछा, सलमा कहाँ है? काश मैं मौजूद होता तो वाकई सलमा तक पहुंच चुका होता। सियाफाम ने कहा, मैं मिस्टर फरहाद अली की गैर हाजिरी से फायदा उठाकर तुमसे इस बिल्ली का तारुफ करा रहा हूं। फिलहाल तुम सलमा को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मैं उसे लेने आई हूं। मुझे बिल्लियों से तारुफ हासिल कराने का शौक नहीं है। तुम सलमा के मुतल्लिक बताओ। जब तक तुम मेरी बात इत्मीनान से नहीं सुनोगी उस वक्त तक तुम्हें सलमा का साया भी नजर नहीं आएगा। वो जहां भी है जिंदा सलामत है, बखैरियत है और उसकी हिफाजत की जा रही है। सोनिया उसे चुपचाप घूरती रही। सियाफाम शख्स ने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने एक बिल्ली सामी को मिस्टर फरहाद के पास देखा होगा। शायद फरहाद ने उस बिल्ली को इस ख्याल से अपने पास रखा हो कि वो उनकी गुमशुदा महबूबा सामी हो सकती है। मैं तस्दीक करता हूं, वो बिल्ली हकीकतन मिस्टर फरहाद की दिलनवाज महबूबा सामी थी। वो चंद सातों के लिए चुप हुआ, फिर बोला, पहले मैं इस तवीलुल कामत स्याह बिल्ली का तारुफ करा दूं। ये भी बिल्ली नहीं, चमकीली है। कौन चमकीली? ये छमिया की एक सहेली थी। छमिया और चमकीली ने एक ही गुरु से काले जादू का इल्म हासिल किया था। जिन दिनों छमिया हमेशा जवान रहने के लिए हसीन सामी का जिस्म हासिल करने की कोशिश कर रही थी, उन दिनों चमकीली उत्तर प्रदेश में थी। ये छमिया और सामी के दरमियान होने वाली तवील जंग से लाइलम थी। ये जंग दिलचस्प भी थी और आम लोगों के लिए नाकाबिल यकीन भी। मैं सोनिया को छमिया और सामी के बारे में पहले ही बता चुका था, इसलिए अब वो इस शख्स की बातों में दिलचस्पी लेने लगी थी। वो कह रहा था, अक्सर लोगों का चूंकि काले जादू से वास्ता नहीं पड़ता, इसलिए वो तिलिस्माती वाकयात को बकवास समझते हैं, जबकि हकीकतन काले जादू को झुटलाया नहीं जा सकता। आज भी यूरोप और अफ्रीका में ऐसे जादूगर मौजूद हैं जिनके मुत्तल्लिक अखबारात में तवील कालम शाया होते रहते हैं। उन जादूगरों के मुत्तल्लिक बहुत सी मालूमाती दस्तावेजी फिल्में भी बन चुकी हैं। सोनिया ने कहा, मैं जानती हूँ काला जादू एक ऐसा भयानक इल्म है जिसके जरिए बड़े ही दहशतनाक वाकयात ज़ुहूर पजीर होते रहती हैं। लेकिन तुम चमकीली के मुतल्लिक कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था, ये चमकीली है जो इस वक्त बिल्ली के जिस्म में कैद है। किस्सा क्या है? तवील किस्सा है। मैं मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करता हूँ। छमिया मर चुकी है। जब चमकीली को मालूम हुआ कि सामी उसकी सहेली छमिया की दुश्मन थी तो वह सामी के पीछे लग गई। उसने काले इल्म से मालूम कर लिया कि सामी एक बिल्ली के जिस्म में कैद है और अपने महबूब की तलाश में भटक रही है। सोनिया सोचती हुई नजरों से उस बिल्ली को देखने लगी। वो बोलता रहा। काले इल्म के जरिए चमकीली को मालूम हुआ कि सामी तकरीबन 5 बरस तक बिल्ली के जिस्म में कैद रहेगी। इस अरसे में जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल हो जाएगा। इस दौरान अगर चमकीली एक खास मंत्र का जाप करके काले इल्म के अनदेखे बंधन से सामी को अपने साथ बांधती रहे तो बूढ़ी चमकीली को शामी का हुस्न शबाब मिल जाएगा। सोनिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, यानी छमिया की तरह चमकीली भी जवान बनना चाहती थी? दुनिया की कौन औरत सदा जवान नहीं रहना चाहती? चमकीली भी औरत ही है, लेकिन यह सामी का पुरशबाब जिस्म हासिल करने की कोशिश करते करते इस बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई है। ये बिल्ली कैसे बन गई, ऐसा क्यों हुआ, ये मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि ये काले जादू की हेरा फेरी है। चमकीली को पहले इल्म हो गया था कि जिस काले मंत्र से वो सामी के साथ बंध रही है, उसके नतीजे में जिस वक्त सामी बिल्ली के जिस्म से आजाद होकर एक हसीन दोशीजा के रूप में आएगी, उसी लम्हे चमकीली किसी बिल्ली के जिस्म में कैद हो जाएगी। उसकी बात खत्म होती ही सोनिया ने एक जोरदार कहकहा लगाया। वो हंसते हुए बोली, वाह क्या शानदार कहानी है, बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प है। पहले सामी बिल्ली के जिस्म में कैद थी, अब चमकीली बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई और सामी जो बिल्ली बनी हुई थी किसी हसीन दोशीजा के रूप में आ गई। क्या बेवकूफ बनाने वाली बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे इतना ही ज़ईफुल एतकाद समझते हो कि मैं इन बातों पर यकीन कर लूंगी? बेशक काला जादू एक इल्म है, लेकिन ऐसा हेरा फेरी वाला इल्म मैंने ना तो सुना ना कभी देखा। वो कहते कहते अचानक चुप हो गई। यकबयक उसे ख्याल आया कि 7 माह पहले फरहाद की हदायत पर पेरिस के मास्टर के जरिए सामी को तलाश किया गया था, लेकिन वो कहीं गुम हो गई थी। तलाश के बावजूद कहीं नजर नहीं आई। इसका मतलब तो यही हो सकता था कि वाकई सामी बिल्ली का जिस्म छोड़कर किसी हसीन दोशीजा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जबकि चमकीली स्याह बिल्ली के जिस्म में कैद उसके सामने बैठी है। स्याफाम शख्स ने सोनिया से पूछा, क्या सोच रही हो?
क्या तुम्हें यकीन नहीं आया कि सामी ने बिल्ली का जिस्म छोड़ दिया है और अब वो फरहाद के पास होगी या उसे तलाश करी होगी? क्या तुम उसके मुतल्लिक हमें कुछ बता सकती हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। हमने उसे तकरीबन 8-9 माह पहले पेरिस में छोड़ा था और खुद एक जंगल में फंस गए थे। वापस आकर उसे तलाश किया तो वो गायब हो चुकी थी। उसने सर हिलाकर कहा, यकीनन जादू का असर ज़ाइल हो चुका है। वो बिल्ली के जिस्म में कैद नहीं रह सकती थी, इसलिए आज़ाद हो चुकी है। फरहाद से राब्ता कायम हो तो उसके बारे में मालूम करना। मैं उससे ज़रूर मालूम करूंगी। लेकिन तुम मुझे किन मामलात में उलझा रहे हो? सलमा कहाँ है? मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताते? वो हंसते हुए बोला, सलमा तो अपने बेडरूम में ही है और अपने पलंग के नीचे बेहोश पड़ी है। हमने एक इंजेक्शन के जरिए बेहोश करके उसे पलंग के नीचे छुपा दिया था। बिस्तर के एक साइड टेबल पर चमकीली बैठी सोनिया को घूर रही थी। दूसरे साइड टेबल पर टेलीफोन रखा था। सोनिया ने तेजी से टेलीफोन उठाकर सियाफाम शख्स से पूछा, तुमने किस नंबर पर बख्तावर साहब के घर फोन किया था? उसके बताने पर सोनिया ने फौरन नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर आवाज आई, हेलो, मैं जुबैर बोल रहा हूँ। जुबैर, मैं सोनिया हूँ। फौरन सलमा के बेडरूम में जाओ और पलंग के नीचे देखो, वो मौजूद हो तो मुझे बताओ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज सुनाई दी, हाँ, सलमा वहां बेहोश पड़ी हुई है। उसे किसने बेहोश किया है? मैं आकर बताऊंगी। वो खुद बखुद होश में आ जाएगी या मुनासिब समझो तो किसी डॉक्टर को बुलाकर उससे मशवरा ले लो और मंसूर को उस तरफ ना आने देना। मंसूर अभी तक वापस नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि वो मेरे आसपास ही मौजूद है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। वो रिसीवर रखकर सियाफाम की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमें फरहाद का पता चाहिए, क्योंकि सामी उसके पास पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। मैं चमकीली को भी वहां ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानती फरहाद कहाँ है। जब उसे जरूरत होती है वो मुझसे दिमागी राब्ता कायम कर लेता है, उसके बाद गुम हो जाता है। सियाफाम ने कहा, दूसरी बात यह कि एक पार्टी हमें भारत से यहाँ लाई है। वो लोग हमारी जरूरियात का हर तरह ख्याल रखते हैं और हमें तमाम सहूलतें फराहम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें फरहाद और सामी तक भी पहुंचा देंगे। सामी ने पूछा, वो कौन लोग हैं और तुम दोनों पर इस कदर मेहरबानी की वजह क्या है? वो हमारे जरिए तुमसे काम लेना चाहती हैं। तुम्हें इस मुल्क में किसी फाइल की हिफाजत के लिए RMO का ओहदा दिया गया है। मैंने उसे वादा किया है कि मैं वो फाइल तुमसे हासिल करके उनके पास पहुंचा दूंगा। सोनिया ने उसे सर से पांव तक देखकर कहा, तुम ये बात इतने एतमाद से शायद ये समझे बगैर कह रहे हो कि तुम्हारे सामने सोनिया है और सोनिया के पीछे फरहाद मौजूद रहता है, तो चलो वो फाइल हासिल करके अपने लोगों तक पहुंचा दो। सियाफाम ने मुस्कुराकर चमकीली की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चमकीली, वो फाइल कैसे हासिल होगा? जरा सोनिया को बता दो। उसकी बात सुनते ही चमकीली साइड टेबल पर से उछलकर कालीन पर आई, फिर बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर मियाओ मियाओ की आवाजें निकालने लगी। सियाफाम ने कहा, सोनिया बाथरूम के दरवाजे की तरफ गौर से देखती रहो। दरवाजा खुलेगा तो चमकीली का वो चेला बाहर आएगा जो मौत की तरह नादीदा है। उसे कोई नहीं देख सकता, मगर वो अपने शिकार को देखकर उसका गला घोंटकर मार डालता है। वो देखो, वो आ रहा है। उसकी बात खत्म होते ही बाथरूम का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, जैसे कोई दरवाजा खोलकर बाहर आ रहा हो। सियाफाम की आवाज सुनाई दी, ऐसे वो नजर नहीं आएगा। इस दबीज कालीन को देखो, तुम्हें उसके कदमों के निशान नजर आएंगे। सोनिया ने कमरे की तेज रोशनी में कालीन की तरफ देखा। बाथरूम के दरवाजे के पास एक जगह कालीन यूं दबा हुआ था जैसे कोई वहां खड़ा हुआ हो। फिर वो हिस्सा हमवार हो गया। इसके बाद एक कदम आगे कालीन फिर दब गया। कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम सोनिया की तरफ बढ़ता आ रहा था। कमरे के हौलनाक सन्नाटे में चमकीली की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। कालीन पर जहां कदमों के निशान नजर आते थे, चमकीली उस जगह को सूंघती हुई आगे बढ़ रही थी, गोया अपने नादीदा चेले के पीछे चली आ रही हो। कालीन पर बनने वाले निशानात सोनिया के सामने 2 कदम के फासले पर आकर रुक गई। पीछे तमाम कालीन हमवार हो चुका था। सिर्फ 2 कदम के फासले पर 2 निशान यूं नजर आ रहे थे जैसे कोई सोनिया के रूबरू खड़ा हुआ हो। फिर तवील खामोशी टूट गई। कमरे की महदूद फिजा में किसी की भराई हुई आवाज उभरी, हेलो सोनिया, मुझे अफसोस है कि तुम मुझसे मुसाफिया नहीं कर सकोगी क्योंकि मैं नाकाबिले गिरफ्त हूं। तुम हाथ बढ़ाकर मुझे छूना चाहोगी तो सिर्फ हवा में हाथ लहरा कर रह जाओगी। मेरा कोई ठोस वजूद नहीं है। सोनिया बड़ी तवज्जो से सुन रही थी और आंखें फाड़ फाड़ कर उस खाली जगह को देख रही थी जहां किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। किसी ने पूछा, क्यों सोनिया,
तुम्हारी दलेरी, चालाकी और हाजिर दिमागी क्या हो गई? क्या तुम गूंगी हो गई हो? सोनिया ने अचानक मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारा कोई ठोस वजूद नहीं है तो कालीन तुम्हारे कदमों के बोझ से क्यों दब रहा है? बहुत खूब, खासी ज़हीन हो, मगर तिलिस्म को नहीं समझ सकती। काले अमल से जो वाक़यात पेश आती हैं वो इंसानी अकल की पहुंच से बहुत दूर होती हैं। यही देख लो कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वजन नहीं है, मगर इस कालीन पर काले इल्म का बोझ पड़ रहा है। सोनिया ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, मैं तुम्हें छू कर देखूंगी। बेशक, आगे बढ़ो। सोनिया आगे बढ़ी और हाथ लहराकर उस जगह जहां कालीन पर 2 कदमों का बोझ नजर आ रहा था टटोलने लगी। फिर वह इनकार में सर हिलाकर बोली, वाकई तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। अच्छा बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। सोनिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं सहमी हुई नजर आ रही हूं? तुमसे तो बच्चे ही डर सकती हैं। जवाब में हंसी सुनाई दी। फिर किसी ने कहा, बाहर एक नौजवान खड़ा हुआ था और इस कोठी में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो भी डरना नहीं जानता था। मैंने उसका गला घोंट दिया है। सोनिया ने चौंक कर पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे साथ कोठी से यहां तक आया था। चूंकि वो तुम्हारा आदमी है इसलिए मैंने उसकी जान नहीं ली, सिर्फ गला घोंट कर बेहोश कर दिया है। तुम यहां से वापस जाओगी तो वो कोठी के बैरूनी बरामदे में पड़ा हुआ नजर आएगा, उसे उठाकर ले जाना। सोनिया नजरें झुकाकर फिर कालीन के उस हिस्से को देखने लगी। उस नादीदा शख्स ने कहा, सोनिया, अब भी मैं दोस्ताना माहौल में बातें कर रहा हूं, मेरी बातें तवज्जो से सुनो। कल तुम एक अच्छी दोस्त की तरह यहां से इस्लामाबाद वापस जाओ। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड रूम के दरवाजे खुले रहते हैं। तुम सीक्रेट फाइल की एक माइक्रो फिल्म तैयार करके अपनी रिहाइशगाह ले आओ। मैं इसी तरह तुम्हारे पास पहुंचकर वो फिल्म तुमसे ले लूंगा। कोई मुझे देख नहीं सकेगा, सिर्फ तुम मेरी आवाज सुन सकोगी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आज मैंने इस नौजवान को सिर्फ बेहोश करके एक नमूना पेश किया है। तुम मेरा मुतालबा पूरा करने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाओगी तो फरहाद की बहन शाहीना की हिफाजत के लिए जितने जराए इस्तेमाल कर सकती हो, जितने पहरे बिठा सकती हो, जितने दरवाजे बंद कर सकती हो, सब करके देख लेना। कल रात को ठीक 12 बजे मैं शाहीना का गला घोंटने आऊंगा। कल रात 12 बजे के बाद फरहाद की बहन की जिंदगी का इन्हिसार तुम्हारे फैसले पर है। अब मैं जा रहा हूं, कल मुलाकात होगी रात के 12 बजे। सोनिया सर झुकाए कालीन को देख रही थी। उसने जाने के लिए कहा तो कदमों का दबाव खत्म हो गया और वापस जाते हुए कदमों के निशानात नजर आने लगे। सोनिया की पेशानी पर शिकने उभर आई। वो बहुत तवज्जो से कालीन को देखते हुए सोच रही थी। किसी के वापस जाते वक्त ठीक उसी जगह कदम नहीं पड़ते जहां कदम रखता वो आया हो, मगर उसके कदम ठीक उसी जगह पड़ते नजर आ रहे हैं जहां आते वक्त नजर आए थे। सोनिया ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बढ़ते हुए कदमों के निशानात उसी जगह रुक गई जैसे वो सोनिया की बातें सुनने के लिए रुक गया हो। सोनिया ने कहा, वापिस आकर जरा मेरी बात सुन लो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मैं यहां से सुन रहा हूं। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम मेरे करीब दोबारा नहीं आ सकोगे। ऐसी बात नहीं है, देखो मैं आ रहा हूं। वो फिर कालीन की तरफ देखने लगी। अब उसे यकीन हो गया कि वो कदमों के निशानात ठीक उसी जगह पड़ते हैं जहां पहले नजर आ रहे थे। वो नादीदा शख्स कालीन पर इधर से उधर 1 इंच भी हटकर कदम नहीं रखता था। उसके कदम रखने की जगह मखसूस थी। सोनिया ने नजरें उठाकर सियाफाम शख्स को देखा और अचानक ही उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। हाथ इतना जबरदस्त था कि उसकी नाक के एक नथने से लहू बहने लगा। उसने नागवारी से कहा, उल्लू के पट्टे, तुम मुझ पर नफसियाती हरबे इस्तेमाल कर रहे हो। पहले तुमने मेरे दिमाग में ये बात बिठाई कि ये बिल्ली नहीं है, कोई जादूगरनी है जिसका नाम चमकीली है। फिर तुमने सामी का हवाला दिया जो फरहाद के पास है। तुमने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि सामी बिल्ली के जिस्म से आजाद हो चुकी है और उसके नतीजे में चमकीली बिल्ली के जिस्म में कैद हो गई है। तुमने ये जादुई किस्से छेड़कर यहाँ एक तिलिस्मी फिजा पैदा की। इसके बाद उस नादीदा शख्स को ले आए। जरा अपने इस नादीदा उल्लू से कहो कि ये मेरा गला घोंटकर मुझे मार डाले। अचानक कमरे में कहकहे गूंजने लगे। वो नादीदा शख्स कह रहा था, सोनिया, तुम मौत को ललकार रही हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं कल रात 12 बजे आऊंगा, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं अभी तुम्हारा गला नहीं घोंट सकता क्योंकि मुझे उस फाइल की माइक्रो फिल्म चाहिए।
ना मिली तो आधी रात को इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम लोग मेरे दिल में यही दहशत तारी करना चाहते थे और मुझे कायल करना चाहते थे कि मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, मगर ऐसी नादीदा शैतानी कुव्वत से नहीं लड़ सकती। अगर मैं माइक्रो फिल्म लेकर नहीं आऊंगी तो फरहाद की बहन मारी जाएगी। अगर मुझ में हाजिर दिमागी ना होती तो तुम लोगों की यह चाल बड़ी हद तक कामयाब हो जाती। आवाज आई, क्या तुम इसे हमारी चाल समझती हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि यह काले जादू का अमल है? बकवास मत करो। तुम्हारी आवाज मेरे सामने से नहीं आ रही बल्कि कमरे में गूंज रही है। अगर तुम सामने मौजूद होते तो आवाज की सिमत का आसानी से तयन कर लेती। कालीन पर कदमों के निशानात बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां जहां कदमों के निशानात की तरह दबाव पड़ता है वहां कालीन के नीचे खला है, और एयर कंप्रेसर के जरिए जब उस खला की हवा खींची जाती है तो कालीन अंदर की तरफ दब जाता है। बाथरूम से यहां तक उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक कमरे में तारीकी छा गई और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। बिल्ली की गुर्राहट भी सुनाई दी थी। चंद लम्हों के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। अंधेरा होते ही सोनिया ने अपनी पोजीशन बदल ली। इस बात का खदशा था कि तारीकी में कोई हमला न कर दे। वो टटोलते हुए एक दीवार से जाकर टिक गई थी। वो दरवाजे की तरफ जाना चाहती थी। उसी वक्त मियाऊं की आवाज सुनाई दी। सोनिया ने आवाज की सिमत देखा। सामने दीवार के पास दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। एक बार फिर म्याऊं की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वो तवीलुल कामत बिल्ली नजर आने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कमरे की गहरी तारीकी में वो भी साफ नजर आ रही थी। वो कमरे के फर्श से तकरीबन 2 फुट बुलंद फिजा में मौलिक थी। फिर छन छन की ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई लड़की पाजेब पहनकर चल रही हो। सोनिया हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई जानदार फर्श से 2 फुट ऊपर मौलिक रहकर चल सकता है। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे प्रोजेक्शन के जरिए कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन बिल्ली तो पहले से ही कमरे में मौजूद थी। तारीक कमरे की खामोशी में किसी औरत की हंसी सुनाई दी। सोनिया ने हैरानी से पलकें झपका झपका कर देखा। तवीलुल कामत बिल्ली धुएं में तब्दील हो रही थी। धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा था और फिर वह एक इंसान के कद की बुलंदी तक पहुंचकर रुक गया। हंसी की आवाज बराबर आ रही थी। फिर उस धुएं से 2 बूढ़े हाथ नमूदार हुए जिनमें चूड़ियां भी पड़ी हुई थी। उनके साथ एक नुस्वानी आवाज उभरी, अच्छा तो तुम जादू को फरेब समझती हो। तुम समझते हो तुम्हारे साथ कोई चाल चली जा रही है। देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, मैं वही चमकीली हूं। मैं थोड़ी देर के लिए बिल्ली के जिस्म से आजाद होकर तुम्हें अपना आप दिखा रही हूं। गौर से देखो। सोनिया गौर से देख रही थी। धुआं रफ्ता रफ्ता एक बूढ़ी औरत के सरापा में तब्दील हो गया था, जो सुरख घाघरे और चोली के साथ सुरखी चुनरी ओढ़े हुए थी। नाक में नथ, गले में सोने का हार, कानों में सोने के झुमके और कमर के गिर्द एक चांदी की पेटी बंधी हुई थी। पांव में चांदी की पाजेब थी और माथे पर झूमर सजा हुआ था। वो सर से पांव तक जेवरात से लदी हुई थी। सोनिया ने तन कर कहा, अगर तुम चमकीली हो तो आओ मुझसे हाथ मिलाओ। जवाब में चमकीली का वजूद थरथराने लगा। फिर सोनिया ने एक अजीब मंजर देखा। उसके वजूद से एक और चमकीली नमूदार हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। एक के अंदर से दूसरी निकलती चली आ रही थी। वो कह रही थी, मैंने तुम्हारी दिलेरी की दास्तानें बहुत सुनी है, मगर अफसोस मेरे पास कोई जिस्म नहीं है कि मैं तुमसे हाथ मिला सकूं। मैं तो बस धुआं हूं। अभी तुम्हारे सामने फिर धुआं बनकर बिल्ली के जिस्म में समा जाऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी है और तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहती हो तो मुझे सामी तक पहुंचा दो। मैं उसके लहू से गुसल करके तुम्हारी आंखों के सामने मुजस्सम हो जाऊंगी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ फरहाद रहता है और फरहाद मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी नौजवान दोशीजा का रूप इख्तियार करते ही सबसे पहले फरहाद को अपनाना चाहती हूँ। इस एतबार से तुम मुझे अपनी सौतन भी समझ सकती हो। वह फिर चुड़ैलों की तरह हंसने लगी। देखो मेरे हाथ में क्या है। सोनिया ने देखा, उसके हाथ में मिट्टी का एक नन्हा सा पुतला था। वो बोली, ये शाहीना का पुतला है। मैं इसके जिस हिस्से में सुई चुभाऊंगी, शाहीना अपने जिस्म के उसी हिस्से में चुभन महसूस करेगी। जब तक मैं इस पुतले के जिस्म से सुई नहीं निकालूंगी, इसे आराम नहीं आएगा। जब तक मैं इस पुतले के जिस्म से सुई नहीं निकालूंगी, उसे आराम नहीं आएगा। तुमने हमारे काले इल्म को फरेब समझा था। ये लो, मैं एक सुई चबो रही हूं। ये ठीक इस पुतले के बाएं शाने पर है। अब तुम जाकर देख लेना, शाहीना इसकी तकलीफ से तड़प रही होगी।
कल आधी रात तक वो माइक्रोफिल्म नहीं मिली तो इस पुतले के जिस्म में जगह जगह सुइयां चुभो दी जाएंगी और शाहीना के तड़पने का मंजर तुम बर्दाश्त न कर सकोगी। अब मैं जा रही हूं। वह धुएं में तब्दील होने लगी। सोनिया ने जल्दी से कहा, ठहरो, एक बात का जवाब देती जाओ। जब तुम्हारे पास पाँव नहीं है, जब तुम बिल्ली बनी हुई हो, तो सुई किस तरह पुतले में चुभो सकती हो? जवाब मिला, मेरा चैला मेरा काम करता रहेगा। उसके कह कौं की आवाज तेज होती गई और धुआं सिमटकर बिल्ली की शक्ल इख्तियार करता चला गया। अब वहां बिल्ली के सिवा कुछ ना था। फिर अचानक बिल्ली भी गायब हो गई। दूसरे लम्हे वह तारीकी मिट गई। कमरे में आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी हो गई। सोनिया ने देखा बिल्ली कालीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने सर घुमाकर सोनिया की तरफ देखा और म्याऊं की एक आवाज निकाली। उसी वक्त दरवाजा खुल गया। वो खुले हुए दरवाजे से गुजरकर बाहर चली गई। दरवाजा खोलने वाला वही स्याफाम शख्स था। वो दरवाजा खुला छोड़कर बिल्ली के पीछे पीछे चला गया। इसका मतलब शायद ये था कि अब सोनिया भी जा सकती है, लेकिन वो कितनी जिद्दी और इरादे की पक्की है ये मैं ही जानता हूं। वो कमरे से जाने के बजाय कालीन को बगौर देखती रही। फिर तेजी से बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर कालीन को एक तरफ उलट दिया। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। कालीन के नीचे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। उन गड्ढों में एक एक सुराख था। कमरे में अचानक ही कह के गूंजने लगे। सोनिया ने सर उठाकर फानूस की तरफ देखा तो आवाज आई। यकीनन तुम ये भी मालूम कर लोगी कि यह आवाज कहां से आ रही है। हमें बताया गया था कि हम तुम्हारे साथ कोई मक्काराना चाल न चलें। तुम बजाते खुद बहुत बड़ी मक्कार हो। जो चाल चली जाएगी तुम उसकी तह तक पहुंच जाओगी। लेकिन काला जादू कोई चाल नहीं है। अगर तुम शाहीना की खैरियत चाहती हो तो फौरन उसके पास पहुंचो। वो तकलीफ में मुब्तला होगी। जो सुई अभी तुम्हारे सामने एक पुतले में चुभोई गई थी, वो उस वक्त तक नहीं निकाली जाएगी जब तक तुम शाहीना के पास पहुंचकर खुद अपनी आंखों से वो तमाशा नहीं देख लोगी। वो जानती थी कि विच डॉक्टर काले जादू के अमल से अपने मामूल के जिस्म में सुइयां चुभोती हैं। शायद उनकी ये धमकी दुरुस्त हो। ये सोचकर वो तेजी से कमरे से बाहर आई। अब कॉरिडोर भी रोशन हो गया था। वो कोठी के बैरूनी बरामदे में पहुंची तो वहां मंसूर बैठा हुआ नजर आया। वो अपनी गर्दन सहला रहा था। सोनिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, इसका अंजाम तुमने देख लिया। चलो उठो। वो उठकर खड़ा हो गया। सोनिया ने उसे सहारा देकर पूछा, क्या तुम चलने के काबिल हो? उसने सर हिलाकर कहा, मैं ऐसा कमजोर नहीं हूं। पता नहीं किसने पीछे से मेरी गर्दन दबोच ली थी। मैंने हाथ पांव झटकने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों को भी गिरफ्त में ले लिया गया और मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो दोनों बातें करते हुए कोठी के अहाते से बाहर निकले। सोनिया ने कहा, दुश्मन ऐसे नादान और कमजोर नहीं होते जैसा कि तुम उन्हें समझते हो। बड़ी हैरानी की बात है, आप और फरहाद साहब खतरात से कैसे बच निकलते हैं। तजुर्बात और मुसाहिब बहुत कुछ सिखा देती हैं। फिर ये एक छटीस होती है जो मुझमें और फरहाद में और हम जैसे लोगों में खासी तेज होती है। ये ऐसी हिस्सा है जो मोहतात रहने वालों को नींद की हालत में भी चौंका देती है और एहसास दिला देती है कि आसपास कहीं खतरा मंडला रहा है। इसके अलावा हाजिर दिमागी बहुत काम आती है। बहरहाल सारी बातों का खुलासा यही है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन जखे। मुझ पर और फरहाद पर अल्लाह का करम है। वो बातें करते हुए अपनी कोठी में पहुंच गए। अंदर आते ही पता चला कि घर के तमाम अफराद परेशान हैं। शाहीना अपनी ख्वाबगाह में थी। सोनिया और मंसूर जीना तय करके उसकी ख्वाबगाह में पहुंचे। शाहीना बिस्तर के सिरे पर बैठी करा रही थी। जुबैर उसके एक शाने को हौले हौले से हिला रहा था। उसकी सास परेशानी से पूछ रही थी, बेटी अभी तुम भली चंगी थी, ये यक बयक तुम्हारे शाने में चुभन कैसे होने लगी? उस वक्त तक सोनिया करीब पहुंच गई थी। उसने शाने पर हौले से हाथ रखकर पूछा, क्या यहाँ कोई चीज चुभी हुई है? नहीं भाभी जान, कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस जगह सुई चुभ ही जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। उसने शाहीना के सर पर हाथ फेर कर पुचकारते हुए कहा, जरा बर्दाश्त करने की कोशिश करो, मैं अभी तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला दूंगी। बेगम बख्तावर ने कहा, बेटी ये कोई दुश्मनों से मारपीट वाली बात तो है नहीं कि तुम निजात दिला दोगी। मुझे तो कोई जादू वादू का चक्कर मालूम होता है। सोनिया ने तायद में सर हिलाकर कहा, आप दुरुस्त कहती हैं, शाहीना पर जादू किया गया है। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि इसके शाने पर चुभन महसूस होगी।
और ये तकलीफ में मुब्तला रहेगी। वो लोग हैरानी से सोनिया की बातें सुन रहे थे। वो मुख्तसर तौर पर तमाम वाक़यात सुनाने लगी जो उससे पेश आए थे। जुबैर ने कहा, अब क्या होगा? क्या शाहीना को इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए आप अपने मुल्क का राज उनके हवाले कर देंगी? मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही नीचे ड्राइंग रूम से बख्तावर ने आवाज दी, बेटी सोनिया, तुम्हारा फोन है। सोनिया फौरन ख्वाबगाह से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची और बख्तावर से रिसीवर लेकर कहा, हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से उसी नादीदा शख्स ने पूछा, क्या तुम मेरी आवाज पहचान रही हो? हाँ, पहचान रही हूं। तुम वही नादीदा फ्रॉड हो। जवाब में फिर हंसी सुनाई दी। क्या तुम्हारी नंद तकलीफ में मुब्तला नहीं है? हाँ, मैंने देख लिया है, उस पर काले जादू का असर है। अब उसे फौरन तकलीफ से निजात दिला दो। जरूर निजात दिलाएंगे, लेकिन हमारा मुतालबा? मैं मुतालबा पूरा कर दूंगी, लेकिन इसके लिए कल नहीं, परसों रात तक का वक्त दरकार है। तुम ये मोहलत इसलिए चाहती हो कि फरहाद से तुम्हारा राब्ता कायम हो जाए? नहीं, इसकी वजह यह है कि कल मुझे यहाँ एक अहम मीटिंग अटेंड करनी है। मैं इतनी जल्दी लाहौर नहीं छोड़ सकती। मैं वादा करती हूँ कि परसों उस फाइल की माइक्रोफिल्म तैयार करने की कोशिश करूंगी और आधी रात तक वो फिल्म तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अच्छी बात है, हम परसों तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लो कि अब हम में से कोई अपनी आवाज नहीं सुनाएगा। हम खामोशी से परसों रात का इंतजार करेंगे। मुझसे फिल्म लेने कौन आएगा? कोई नहीं। तुम परसों रात शक्कर पड़ियां जाओगी। वहां एक बड़े से पत्थर पर काले रंग से क्रॉस का निशान बना होगा। तुम उस पत्थर के नीचे फिल्म को रखकर चली आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई जासूस ना हो। सोनिया ने कहा, तुम जिन गैर मुल्की एजेंटों के लिए काम कर रहे हो उन लोगों से मालूम करो। वो बताएंगे कि सोनिया अपने आगे पीछे कभी मददगार लेकर नहीं चलती। मैं तन्हा शक्कर पड़ियां जाऊंगी और फिल्म तुम्हारी बताई हुई जगह रखकर वापस आ जाऊंगी। फिलहाल शाहीना को इस मुसीबत से निजात दिलाओ। होल्ड ऑन करो, मैं अभी बात करता हूं। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सोनिया इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद आवाज आई, हेलो, अब शाहीना से पूछो तकलीफ खत्म हुई या नहीं। अच्छी बात है, मैं अभी पूछकर बताती हूँ, सोनिया ने कहा। उसने रिसीवर पर हाथ रखकर मंसूर को आवाज दी, मंसूर, जरा मालूम करके मुझे बताओ, शाहीना की तकलीफ खत्म हुई या नहीं। मंसूर ने बालकनी में आकर जवाब दिया, हाँ, अब उन्हें आराम आ गया है। वो रिसीवर में बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा काम कर दूंगी। बिल्कुल। फिर आखिरी बार सुन लो, अब हम में से किसी की भी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगी। तुम चुपचाप अपना काम अंजाम दोगी। ये कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। सोनिया थोड़ी देर तक सोचते हुए अंदाज में रिसीवर को देखती रही, फिर उसे क्रैडल पर रख दिया। बख्तावर पास ही खड़ा था। उसने कहा, बेटा, मैंने सारी बातें सुनी हैं। शाहीना मेरी बहू और फरहाद की बहन है, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने के लिए क्या तुम मुल्क से गद्दारी करोगी? सोनिया ने हंसते हुए कहा, अंकल, ये जो हमारे दुश्मन है ना, ये बड़े मस्खरे हैं। कहीं ना कहीं हमें छेड़ने के लिए आ जाती हैं, हम भी जरा दिल बहला लेते हैं। ऊपर से बेगम बख्तावर की आवाज सुनाई दी। वो जुबैर, शाहीना और मंसूर के साथ नीचे ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए कह रही थी, बेटी सोनिया, ये मंसूर कह रहा है कि अभी तुमने फोन के जरिए शाहीना की तकलीफ खत्म करा दी है, क्या ये सच है? जी हाँ, जिन लोगों ने जादू के जरिए ये अमल किया था, मैंने उनसे समझौता कर लिया है। अब शाहीना को तकलीफ से निजात मिल जाएगी। इंशाल्लाह आइंदा भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे सलमा को ऐसे कमरे में ना रखा जाए जिसका दरवाजा बाहर की तरफ खुलता हो। शाहीना की तरह सलमा का बेडरूम भी ऊपर होना चाहिए। बेगम बख्तावर ने कहा, तुम्हारे कहने से पहले ही हमने सलमा को ऊपर एक कमरे में पहुंचा दिया है, वो आराम से सो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि सोने दिया जाए। सोनिया ने पूछा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या इस वक्त चाय या कॉफी मिल सकेगी? मंसूर ने कहा, जरूर मिलेगी, मैं आपके लिए बनाकर लाता हूँ। बख्तावर ने कहा, वाह, सिर्फ सोनिया के लिए क्यों, हम सब पिएंगे। मंसूर किचन की तरफ चला गया। सोनिया अपनी जगह से उठकर शाहीना के पास सोफे पर बैठ गई। शाहीना ने उसके हाथ थाम कर कहा, रात के 3 बज रहे हैं। मैंने सोचा था आज रात अपनी भाभी जान के साथ सोऊंगी, लेकिन सोना नसीब नहीं हो रहा है। सोनिया ने कहा, हम चाय पीने के बाद सोएंगे। फिर वो शाहीना की तरफ झुककर उसके कान में बोली, लेकिन बेचारे जुबैर का क्या होगा? शाहीना ने कहका लगाया, फिर सोनिया के कान में कहा, वो पुराने हो चुके हैं, आप तो बिल्कुल नहीं हैं।
कल तक मैं भी पुरानी हो जाऊंगी। शाहीना ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, भाभी तो माँ जैसी होती है और माँ की गोद कभी पुरानी नहीं होती। जब मैं आपसे लिपट कर सोऊंगी तो मुझे अपने भाईजान की खुशबू मिलेगी। चाय पीने के बाद भी वो लोग सोने के लिए ना जा सके। दुश्मनों ने जो हालात पैदा कर दिए थे उनके मुतालिक बातें होने लगी थी। ये बातें इतनी तवील हो गईं कि सुबह के 6 बज गए। तब बख्तावर ने मोहब्बत से डांट कर कहा, तुम लोगों को किसी के आराम का ख्याल नहीं है। हमारी बेटी दुश्मनों से उलझती रही है, इसे आराम करने और सोने का मौका नहीं दे रहे हो। चलो अपने अपने कमरे में जाओ। वो सब वहां से उठ गए। शाहीना सोनिया का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। जुबैर मंसूर के कमरे में सोने के लिए चला गया। तकरीबन आध घंटे के बाद शाहीना सोनिया के बाजू पर सर रखे सो रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में है तो सोनिया बड़ी आहिस्तगी से अलग होकर बिस्तर से उतरी और दबे कदमों बाथरूम में चली गई। उसने अंदर जाकर एहतियात से दरवाजा बंद किया और अपने गले में पड़ा हुआ लॉकेट मुंह के पास ले जाकर बटन दबाया और कोड वर्ड्स में किसी को मुखातिब करने लगी। जवाब में दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, मादाम सोनिया, वी आर अटेंडिंग हियर, ओवर। सोनी ने पूछा, क्या मेरे लॉकेट से दुश्मनों की आवाजें नशर हो रही थी? अगर हो रही थी तो कितनी आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं? ओवर। 3 किस्म की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं। मैं मुख्तसर तौर पर सुनाता हूँ, प्लीज वेट अ मिनट। सोनिया इंतजार करने लगी। चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से सुनाई जाने वाली पहली आवाज स्याफाम शख्स की थी, दूसरी आवाज उस शख्स की थी जो नजर नहीं आ रहा था, और तीसरी आवाज बूढ़ी चमकीली की थी जो तारीकी में नजर आई थी। सोनिया ने मुतमईन होकर कहा, इन तमाम आवाजों को महफूज रखो, मुझे किसी वक्त भी इनकी जरूरत पड़ सकती है, ओवर एंड ऑल। वो बाथरूम से बाहर आ गई। उस वक्त दिन के 7 बज रहे थे। शाहीना गहरी नींद में डूबी हुई थी। वो उसके पास आकर लेट गई और करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो भी गहरी नींद में डूब गई। उसी वक्त मैं सोनिया के दिमाग में पहुंचा था और उसे सोता हुआ पाकर वापस आ गया था। फिर मैं भी 4 घंटे के लिए सो गया था। अब 4 घंटे के बाद बेदार होकर देखा तो उस वक्त भी वो सो रही थी। यकीनन बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसके ख्वाबीदा दिमाग से पिछली रात के वाकयात मालूम करने में काफी वक्त गुजर गया था। अब वो बेदार हो रही थी। शाहीना भी आंखें खोले उसे देख रही थी।